तो स्वागत है सर आपका। डॉक्टर आनंद मोरे सर, स्टेज इज योर्स। वेलकम सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है और मैं धाराशिव डिस्ट्रिक्ट परंडा से बिलोंग करता हूँ। चलिए, तो मैं सभी का इस प्यारे से अफ्रेश के साथ मैं सभी को इस प्यारे से मॉर्निंग में स्वागत करता हूँ। और बोलने से पहले और अपना जो आज का टॉपिक है शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा कि भिन्नासुद्धा भाषा भिन्नासुद्धा वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता कीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो जो दिन ब दिन सबके लिए जो प्रॉब्लमेटिक खड़ा होता है और सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है, जिसको हम बोलेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से लेके थोरैसिक लंबार। और ये जो स्पॉन्डिलोसिस का प्रकार रहता है, जो हमारा नर्व जो रहता है, यानी सर्कस में जो मेन तंबू रहता है, अगर वो अच्छी तरह से रहता है तो पूरा सर्कस का तंबू अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन उसके जो बाकी के लिगामेंट्स है वो डिले हो जाते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा तंबू यानी पूरा शरीर अपना बिगड़ जाता है। तो इसीलिए जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस थोरैसिक लंबार, उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि हर एक को आज के जो दौर है, जो आज का जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें ये सभी को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। किसी को सिम्टम्स रहते हैं, किसी को सिम्टम्स कम रहते हैं, लेकिन भविष्य में उनका सिम्टम्स बढ़ सकता है। तो उससे किस तरह से बचना है, क्या करना है, ये सभी हम आज जानेंगे। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। मैं देखिए परंडा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे हमारा 40 बेड मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और मैं यहाँ पे ग्रामीण रुग्णालय जो है, सरकारी अस्पताल, यहाँ पर भी 16 साल से अटैच हूँ। उसके साथ हमारा कोरोना हॉस्पिटल भी था। और मैंने कुछ किताबें, आरोग्य अमृत, आरोग्य का संविधान, ये सब कुछ किताब लिखे हैं। आप नेट के ऊपर भी, इंटरनेट के ऊपर जाके उसको सर्च कर सकते हैं और वो आपको मिल भी जाएगा। देखिए, ये सब करते करते मेरा खुद का भी पेट और वेट इतना बढ़ चुका था कि जैसे मैं बोलता हूँ कि खुद मैं क्या, जो इमरजेंसी मैनेजमेंट बाकी ये सभी में करता था, रात दिन मेहनत करता था, रात दिन पेशेंट के बीच में, सरकारी मेरा हॉस्पिटल, उसके साथ किताबें लिखना। लेकिन मेरा वजन 87 किलो बढ़ चुका था। हालांकि मेरा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका था। लेकिन जब ये होने के बाद मुझे पता चला कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, इसलिए मैं योगा, जिम, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सभी कुछ करता था। लेकिन मेरा वजन जो है वो 82 के और 87 के बीच में स्टक होके रहता था। और बहुत सारे प्रॉब्लम भी दूर हो चुके थे मुझे, जैसे हाथ पाई दिस्ती काड़ा, पोटे भाषा जैसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था हुई थी। और लेकिन यहाँ पे डॉक्टर रमा मोरे जो हमारे मैडम है, वो ज्वाइन हो चुके होते। और उन्होंने 2 महीने में 2 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके उन्होंने 8 किलो वजन कम करके उनके इंचेस भी बहुत सारे लॉस किया था। और उनके पर्सनैलिटी में भी बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुई थी। वो देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो है। देखिए, डॉक्टर होते हुए भी मुझे दवा गोली बाकी इमरजेंसी मेडिसिन का नॉलेज था, लेकिन ये जो न्यूट्रिशन है और ये किस तरह से इतना अच्छा काम करता है उसका अनुभव नहीं था। खाली थोड़ा बहुत पता रहता था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में जो पढ़ाई में, जो लिखने में, पढ़ाई करके पास होने में मुझे वो अच्छा उसका बेनिफिट हुआ। लेकिन खुद के ऊपर अनुभव उसका ज्यादा नहीं था। और मुझे लगता था कि जो मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ उसमें से ही सब कुछ जा रहा है। और ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल मेरी भी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद एक आइडियल पर्सनैलिटी और आइडियल वेट मैनेजमेंट भी मेरा हुआ। और मेरा हेल्दी मसल गेन और बोन डेंसिटी अच्छी तरह से बढ़ के मेरा हेल्दी फैट लॉस हो गया, जिसकी वजह से पहली मेरी अवस्था थी हाथ पाई दिस्ती काड़ा, पोटे भाषे जैसा नगारा। ऐसी मेरी चिंगम जैसी अवस्था हुई थी। छोटे बच्चे चबा चबा के चिंगम टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देते, वैसी अवस्था हुई थी। लेकिन ये चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप ही इसी अपने फोरम के ऊपर आने के बाद, और जो अपना मैंने चाय नाश्ता अच्छी तरह से बदला। और जो पहले 80% एक्सरसाइज करता था और न्यूट्रिशन के बारे में सोचता नहीं था, अभी यहाँ पे स्मार्ट वर्क में 20% एक्सरसाइज और 80% इस अपने चाय नाश्ते के ऊपर मेरा सब कुछ अवलंब हो रहा था। देखिए कि यहाँ पे कुछ स्क्रीन शेयर करते करते मैं बात करना चाहूंगा, और आप नोट्स भी निकाल सकते हैं, और आखिरी में आप उसके लिए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यस। तो देखेंगे कि हम टॉपिक का शुरुआत करते हुए जो है, जो स्पॉन्डिलोसिस यानी स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, यानी उम्र के हिसाब से अबव 40 ईयर्स, अभी मैं बोलूंगा, पहले 60 ईयर्स बोलते थे हम,
60 के बाद, लेकिन अभी 40 के बाद ही ये सब डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अलग अलग प्रकार के जो हमारे पोस्चर्स रहते हैं, हर कोई लैपटॉप के ऊपर रहता है, मोबाइल के ऊपर रहता है, हर बार टीवी देखते हैं, अलग अलग प्रकार के पोजीशंस हमारे रहते हैं। तो उसकी वजह से जल्दी से जो वहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस फैक्टर, जो न्यूट्रिशन की कमतरता जो हमारे खान पान में ही नहीं है, उसकी वजह से डिजेनरेशन जल्दी से हो रही है, और इसकी वजह से स्पॉन्डिलोसिस के प्रकार बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जनरल वियर एंड टियर जो बोन का रहता है, वो 80% अबव 60 अफेक्टेड, यानी 60 ईयर्स के आगे 80% लोगों को होता ही है, लेकिन ये 40 के आगे अभी 50% हो रहा है। इसकी वजह से हमें ज्यादा तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा करके नेक, थोरेसिक, लंबर, स्पाइन, ये इसके ऊपर ज्यादा ये दिखाई देता है। देखिए किस तरह से टाइप अलग अलग देखते हैं हम, कि जो हमारे सर्वाइकल का टाइप है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड जिसमें 32 जो वर्टिब्रास रहते हैं, उसके 5 भागों में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, थोरैसिक और लंबार, ये मेजर रीजन है। लेकिन उसके साथ जो लास्ट में रहता है वो सैक्रल और कॉक्सिक बोन, जिसे माकड़हाड़ हम बोलते हैं, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ज्यादा करके इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए हमें ये देखना पड़ता है। देखिए डिजेनरेटिव जो डिसीजेस रहते हैं अलग अलग प्रकार के, देखिए किस तरह से ये नॉर्मल फिनोमिना है डिस्क का, फिर डिजेनरेशन होने के बाद ये डिस्क किस तरह से होता है। देखिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल में अगर शायद कोई स्मोकिंग भी करता है, या अलग अलग प्रकार के जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है उसी प्रकार के जो आहार सेवन करता है, और अलग अलग प्रकार के जो विहार रहता है, यानी गाड़ी पे ज्यादा घूमना, बाकी ज्यादा ज्यादा लैपटॉप मोबाइल के ऊपर कंटिन्यू बैठ के रहना, जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्कुलेशन कम होने की वजह से यहाँ पे जो डिस्क रहता है उनका, तो उसका न्यूट्रिशन कम पड़ता है, वहां पे खून पुरोटा कम होता है, गया तो भी वहां पे न्यूट्रिशन नहीं रहने की वजह से, और काम ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से, या सतत एक सर्वाइकल के ऊपर प्रेशर आके यहाँ पे इस तरह से डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी यहाँ से कोई ट्रॉमा से, या सतत उस पोजीशन में रहने की वजह से जो अंदर की डिस्क है, वो यहाँ का थोड़ा सा टीयर एंड वियर करके वहां से प्रोट्रूड हो जाता है, तो उसे डिस्क बल्जिंग या डिस्क हर्निएशन कहते हैं हम। यहाँ से फिर जो नर्व जाते हैं उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। थिकनिंग डिस्क देखिए किस तरह से, और डिजेनरेशन होने के बाद किस तरह से उसका नॉर्मल अलाइनमेंट ये कम होने लगता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें हमें समझ में आता है स्पॉन्डिलोसिस क्या है, स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, स्पॉन्डिलोलिसिस क्या है, स्पॉन्डिलोलाइथेसिस क्या है, ये अलग अलग प्रकार के रहता है। तो जो स्पॉन्डिलोसिस में तो डीजनरेशन हो जाता है, यानी धीरे धीरे उसका जो जिसे हम जीज बोलते हैं, या डीजनरेशन बोलते हैं, या उसका न्यूट्रिशन खत्म होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन जो स्पॉन्डिलाइटिस लाइटिस आइटिस कहाँ पर भी आता है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये जॉइंट स्पेस जो इन्फ्लामेशन की वजह से वहां सूजन आ जाता है, सूजन की वजह से डिस्क के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, फिर उसका बल्जिंग भी हो सकता है, या वहां से जो नर्व जाते हैं उसके ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जो करंट हमारे हाथ और पैर में बाकी सब तरफ जाता है, तो उससे वो हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन उसका जो नसें जाती है, जिसे वो वायरिंग बोलते हैं समझो, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो अगले का जो ये है वो शरीर में, या किसी हाथ में या पैर में या कहीं पर भी वहां पे दर्द होना, या टिंगलिंग सेंसेशन, यानी उसमें जिसे बोलते हैं हम कि मूंगे आते हैं हाथ पैर में, उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, ये सभी चीजें उसमें दिखना शुरू हो जाती है। तो हमने देखा है कि मेल टाइप्स वगैरह बाकी। यस। तो देखिए हेल्दी स्पाइन किस तरह से रहता है, अनहेल्दी में किस तरह से ये बनता है। तो एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस बोल के एक प्रकार रहता है, उसमें देखिए इस तरह से इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है वहां पे, सूजन की वजह से धीरे धीरे उसका यूरोजन होना शुरू हो जाता है, और ये एक को जैसे रहता है ना इन्फ्लामेशन में, उसका डेंसिटी कम होकर वो नाजुक हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसका जो हड्डी एक बार टूटने के बाद हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप बढ़ के वो जिस प्रकार की स्थिति में रहेंगे उस प्रकार की स्थिति में वो जुड़ जाता है। तो जैसे गांव में लोग जो रहते हैं, कभी कभी वो हड्डी बांधने वाला है या है, ऐसा करके वो उसको पैक कर देता है। अंदाजे वो क्या करता है कि उसको लगा के वो पैक करके देता है, लेकिन वो जिस तरह से हड्डी बैठती है उसी तरह से वो फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे अभी नया जो रहता है सियाम मशीन के अंडर देख के
परफेक्ट उसको हम ये कर सकते। लेकिन पहले किसी प्रकार से वो ज्वाइन कर देते थे जिसकी वजह से वो जुड़ जाता था, लोगों को लगता था कि अरे मेरा जुड़ गया, लेकिन उसके हाथ में डिफॉर्मिटी आना, उसकी कार्य क्षमता कम होना, ये बहुत सारी चीजें होती रहती थी लोग, लेकिन लोगों से उससे लेना देना नहीं था। तो ये यहाँ पे ये सब बाजू से स्टिफ हो जाता है और ये फ्यूजन हो जाता है, इसलिए उसकी जो हलचल रहती है हर एक मनके की, हर एक ज्वाइंट की, वो स्टिफ हो जाती थी और उसको बाम्बू जैसा वो कवर हो जाता था और बाम्बू स्पाइनो से कहा जाता था। ये स्पॉन्डिलोलिसिस, स्पॉन्डिलोलिथेसिस, इसमें भी उसी प्रकार का जो इंट्रा आर्टिकुलर पार्ट जो रहते हैं, तो इसमें ये ज्यादा करके दिखाई देते थे कि जिसमें स्लिप ऑफ वन वर्टिब्रल बॉडी ऑन द वन बिलो, जिसे बोलते थे L4L, या एक कम्बा लंबार स्पॉन्डिलोसिस, जो नीचे का जो पार्ट है अपना कमर का, उसमें ये ज्यादा करके होता है। डिस्क हर्निएशन मैंने बोला था कि किस तरह से डिस्क जो रहती है वो यहाँ से बल्ज या जिसे बाहर आता था, तो वहां से क्या होता था कि जो नर्व जाते थे उसके ऊपर प्रेशर आके सीवियर पेन, और उस का जो भी वो नस जाती थी और वहां से जो कार्य क्षमता थी वो हैम्पर हो जाती थी। ये सर्वाइकल डिस्क जो रहता है, यानी सर्वाइकल रीजन, यानी हमारे गर्दन में जो रहता है वो इसमें दिखता था। तो ये देखिए किस तरह से अलग अलग प्रकार के कमर के जो मनके में के प्रॉब्लम्स रहते हैं ये अलग अलग रहते हैं। तो स्पाइनल टेनोसिस भी रहता था, तो इसमें जो हर्निएशन डिस्क जो रहती है तो वो कॉम्प्रेस करते नर्व को, इस तरह से देखिए ये किस तरह दिख रहा है ये। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि ये बहुत सारा पेन होना या बाकी उसमें की जो कार्य क्षमता आगे की है वो कम होती थी। स्पाइना बाइफिडा ये जो रहता है वो बड़े उम्र में रहता है, बच्चा जन्म जन्म लेता है तो उसमें नेचुरल डिफेक्ट आता था, जन्म के बाद ही दिखता था, लेकिन आजकल ये बहुत कम हो गया है क्योंकि अर्ली सोनोग्राफी जो हम करते हैं तो उसमें ये जो एबनॉर्मलिटी है वो डिटेक्ट हो जाती थी। फिर भी ये होने के बाद उसका हम ऑपरेशन करते थे, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन, कभी किसी का समझो एक्सीडेंट हुआ, बाकी ये कुछ भी हुआ, तो इस तरह से जो अलाइनमेंट है जो हमारी स्पाइन की वो पूरी बिगड़ के जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाता था ये पूरा अंदर से, तो उसके ऊपर अलाइनमेंट बदलने की वजह से उसके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता था। अगर ये गर्दन में किसी एक्सीडेंट की वजह से, ऊपर गिरने की वजह से इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन होता है तो नीचे का पूरा बंद हो जाता था मार्ग। तो बंद होने की वजह से क्या होता था कि पूरा नीचे की गर्दन के नीचे पैरालिसिस हो जाता था, यानी हाथ पैर कुछ हिलते नहीं है, खाली सामने इस तरह से। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग प्रकार के हमें दिखाई देते थे जिसमें। तो ये सभी चीजें अगर इस फैक्टर देखेंगे, एजिंग मैंने बोला था 40 के ऊपर ये सभी को शुरू होता है, या 40 के ऊपर 40%, 60 के ऊपर तो 85%, यानी सभी को होने वाला ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। जो एब्डोमिनल मसल वीकनेस, इससे क्या होता है कि अगर पेट बढ़ता है तो पीछे का जो हमारा मसल्स रहते हैं, जो हमारे मेन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको अलाइनमेंट रखने के लिए, यानी सर्कस का जो मेन तंबू रहता है बीच में का उसको स्ट्रेट रखने के लिए, जिसके दोरे जो रहते हैं ना वो पैक किया हुआ रहता है, अगर कोई भी ढीला हो जाता है तो उसका अलाइनमेशन बदल जाता है। तो उसी प्रकार से एब्डोमिन मसल, जब एब्डोमिन बढ़ता है तो पीठ के जो मसल्स रहते हैं, टेंडॉन्स रहते हैं, वो वीक हो जाते हैं और उसका अलग अलग प्रकार के स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यानी पेट बढ़ा कि पूरा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है या जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसका पूरा अलाइनेशन बदल जाता है और अलग अलग प्रकार के डिसीजेस बोलेंगे हम, या डिजेनरेटिव चैलेंजेस बोलेंगे, वो जल्दी से होना शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर और ऑक्यूपेशन, जैसे कोई स्मोकिंग है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में देखेंगे कि कैसा होता है कि पेट में बच्चा पलता है तो उसको न्यूट्रिशन ज्यादा लगता है, तो जो माता रहती है तो उसको न्यूट्रिशन कम पड़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियों में जो कैल्शियम है वो कम पड़ता है, मसल्स में अलग अलग प्रकार के जो मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो कम पड़ते हैं, इसीलिए तो हमें ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिशंस लेना पड़ता है बच्चे के लिए, और वो माँ के लिए भी हेल्दी रहने के लिए, उनका स्ट्रक्चर अच्छा रखने के लिए। स्लीप, पुअर स्लीप पोजीशन, देखते हैं हम रात में कभी कभी सोते हैं तो दूसरे दिन पकड़ता है ये जो बोलते हैं ना माना उगडली जिसे हम बोलते हैं, या तो स्प्रेन स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों होता है कि एक ही मसल के ऊपर ज्यादा तनाव आके वो दर्द करना शुरू कर देता है, उसमें स्ट्रेन हो जाता है ज्यादा करके। अगर दिन भर हम एक हाथ ऐसा उठा के भी रखेंगे आधा घंटा, समझो ग्लास पकड़ के रखेंगे,
तो ये हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम दिन भर एक ही पोजीशन में अगर हम देखते हैं जो अपना लैपटॉप, टीवी, मोबाइल कंटिन्यू, तो एक ही प्रकार के स्नायु के ऊपर, एक ही प्रकार का जो मसल्स है, टेंडन है उसके ऊपर, और जो हमारा वर्टिब्रा है उसके ऊपर प्रेशर आके वहां पे डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है। तो इसलिए एक आधा घंटा होने के बाद, 1 घंटा होने के बाद थोड़ा उठ के टहलना चाहिए, और अलग अलग प्रकार के गर्दन के एक्सरसाइज भी करना चाहिए बैठे बैठे, इस तरह से हाथ के वगैरह। बाकी क्यों, तो सभी मसल्स फिर से उसको मदद करें, और वहाँ का सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से बढ़े, वहाँ का जो प्रेशर पॉइंट है वो थोड़ा रिलीज हो जाए। तो ये प्रीवियस इंजुरी है, पुअर पोस्चर और कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज इन द स्पाइन। कंजेनिटल भी ये कभी कभी क्या होता है, हेरिडिटरी भी रहता है। जैसे किसी जो हमारे ग्रैंडफादर को थे, तो फादर को, फिर सन को, ये थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो सकता है डिसीजेस। क्यों, क्यों उनको जेनेटिक में ही जल्दी से 40 बरस में ही लंबार सर्वाइकल स्पॉन्डिलिस होना, जिसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलिस, अलग अलग प्रकार का जो भी है वो होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए अगर वो उसमें जागरूक रहे, अच्छा खान पान, सखत संतुलित पोषक आहार, न्यूट्रिशन ले, अच्छा एक्सरसाइज करे, योगा करे, मेडिटेशन करे, तो ये उसका जो जेनेटिक भी रहता है, तो जो समझो 80 बरस में हो जाएगा, 80वें बरस में। अगर ध्यान नहीं देगा तो 40वें बरस में उसको फेस करना पड़ेगा। जो हमारे टीचर थे, उनके माता को और माता के पिता को, इनको क्या अस्थमा की शिकायत थी। तो वो बोलते थे कि मेरे भाई को भी अस्थमा है और मुझे भी एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं खुद ये वेलनेस इसमें रहने की वजह से या डॉक्टर रहने की वजह से मैं खुद योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इससे क्या करता है कि मेरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा अभी उम्र 56 होके भी मुझे उतना अभी तकलीफ नहीं होता। तो उसी प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज और व्यायाम भी करना पड़ता है। तो देखिए किस तरह से ये पैथोफिजियोलॉजी अगर देखेंगे, तो ये यहाँ पे जो वर्टिब्रल है, तो किस तरह बोन्स पर किस तरह से तैयार होते हैं, और ये नैरोइंग डिस्क तैयार हो जाती है, और वो प्रेशर आने की वजह से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉज जो रहता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस यानी कमर के दर्द का स्पेसिफिकली, तो ओवर यूज, स्ट्रेन, इंजुरी, हम हर्निएशन जो बोलते हैं हम उसे, कि कहीं जोर से लगने की वजह से, या डिजनरेशन होने की वजह से, या वहाँ का वियर एंड टेयर होने की वजह से वहाँ का जो पार्ट है वो बाहर बल्ज हो जाता है। ये एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी रहती है। तो जिसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के अगर समझो, जिस पोजीशन की वजह से ये हुआ है, तो उसका उल्टा पोजीशन करके क्या अलग अलग प्रकार की जो भी, हम अभी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हम साजरा करने वाले हैं, जिसे हम बोलेंगे। तो वहां पर अलग अलग प्रकार के योगासन की स्थिति में अगर कंटिन्यू रहते हैं हम, तो जिसके प्रेशर की वजह से हुआ है तो उल्टा प्रेशर आता है, तो वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने में मदद हो जाता है। ये हमें स्टडी करना पड़ता है। ये साइन सिम्टम्स में हमने देखा है कि किस तरह से ये अपना नेक स्टिफ होता है, सीवियर और माइल्ड पेन होना शुरू हो जाता है। जो हमारे आर्म्स है, जो हमारे लेग्स है, उसमें टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस, हैंड्स जो फिंगर्स हमारे उसमें भी होना शुरू हो जाता है। जो हमारा बैलेंस रहता है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। मसल स्पाज्म में हो जाते हैं, बार बार हेडेक होना शुरू हो जाता है। और स्पेसिफिकली जो चक्कर आना जिसे बोलते हैं ना, वर्टाइगो जिसे बोलते हैं, गिडनेस और वर्टाइगो, ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लंबार की वजह से जो समझो हर्निएशन डिस्क है, डिजनरेशन है, इंफ्लामेशन है, अलग अलग प्रकार की पैथोलॉजी है, तो ये जो पूंछ रहती है गाय की पूंछ जैसी रहती है, तो वैसे दो प्रकार के नर्व्स, जो बड़े नर्व रहते हैं, साइटिक नर्व जिसे हम बोलते हैं, तो वो यहाँ से हमारे पैर को चले जाते हैं। तो उसके ऊपर जो प्रेशर आता है, तो ये पूरा पैर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट बोलता है मेरे पिंडों में ज्यादा दर्द है, मेरे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर लाइट दिखता है, तो उसका जो बटन रहता है खटका, वो कहाँ रहता है, कमर में रहता है। क्यों, तो यहाँ पे दर्द है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा करके फायदा नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके उसको अच्छी तरह से हम रिकवरी में ला सकते हैं। यस। तो ये इस तरह से जो प्रेशर ऑन sciatic nerve कॉज रेडिएटिंग पेन, रेडिएटिंग यानी पूरे पैर में दर्द होना, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ का नर्व में रहता है। तो उसी प्रकार से ये हर्निएटेड डिस्क जो है बाकी का, ये उसका प्रेशर वो नर्व के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कितने ही दवा गोली खाएंगे, तो जब तक ये कोर हो जाएगा, फिर बाद में ये प्रेशर कम होने वाला नहीं है। तो उसकी वजह से उसको अच्छा खान पान के साथ अच्छा योगा और एक्सरसाइज भी दिया जाता है, कि जिसकी वजह से ये धीरे धीरे उसका सूजन कम होकर अंदर तक
वो जैसे बाहर आए वैसे वो अंदर निकल सकता है, नहीं तो फिर बाद में एनाटॉमिकल प्रॉब्लम रहने की वजह से, स्कोपी की वजह से, जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं तो उसका छोटा सा ऑपरेशन करके उसका ये प्रेशर पॉइंट निकाल के देते हैं, लेकिन फिर से ये बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है कभी कभी। इसीलिए तो ज्यादा करके हम खान पान और एक्सरसाइज के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी प्रकार से एग्जामिनेशन में देखते हैं हम तो पैरा एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, उसमें ये समझ में आ जाता है, एक्सरे निकालेंगे ये सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे, तो उसी प्रकार का जो एलाइनेशन है वो बन जाता है। जैसे किसी को चोच रहती है, यानी जो बर्ड रहता है कोई, तो उसको जैसे चोच उसकी उसी हिसाब से उसका ये स्ट्रक्चर बन जाता है हर एक कॉर्नर में। जो स्ट्रक्चर किस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, एक अच्छी तरह से क्यूब में अगर अपना स्पाइन रहता है तो उसमें जो अच्छी तरह से उसका जो डिस्क रहता है वो अच्छी तरह रहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उम्र के हिसाब से, अलग हमारा लाइफस्टाइल, अलग पोजीशन, हर एक की वजह से ये डिस्क नैरो होके और इन्फ्लामेशन होके इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो हमारा गर्दन में चक्कर आना, दर्द होना, हाथ में मुंगे आना, पेन होना, जल्दी से गर्दन नहीं घुमाना, इस तरह से ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी एक्सरे में, सीटी स्कैन में, ये कमर के, ये डायग्नोस होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए देखिए कि अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज वगैरह बाकी बताया गया है। जो समझो हम सोते हैं तो वहाँ का जो हमारा जो गद्दी है, जो पिलो जो रहता है हमारा, बड़ा है छोटा है, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। जितना ज्यादा हमारा जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट हो जाए, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर हम सादा एक शतरंजी या कुछ मैट वगैरह डाल के उसको सीधा हम सो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक जो हमारा वर्टिब्रल है, सर्वाइकल से लेके हमारा लंबर से लेके कॉक्सिक तक, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में हो जाता है ज्यादा ज्यादा, और जिसकी वजह से जो प्रेशर रहते हैं नर्व पॉइंट के ऊपर से, जो भी बल्जिंग रहती है बाकी उसका, वो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये दर्द कम हो जाता है और धीरे धीरे शरीर खुद को रिपेयर करने की वो कोशिश करता है। तो उसको हमें हेल्प करना चाहिए अच्छा खान पान के साथ, अच्छा एक्सरसाइज के साथ, और कुछ ये प्रिवेंशन देखते के साथ। तो देखिए हम चलते टाइम जो हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है, तो इस तरह से पुअर पोस्चर अगर रहता है हम, तो यहाँ पे थोरेसिक के ऊपर बार बार प्रेशर आ जाता है, और जिसकी वजह से थोरेसिक स्पॉन्डिलोसिस, सर्विकल यानी ऊपर का, और फिर बाद में जो हमारे लंबार जो रहता है इसमें, तो इसकी वजह से जो रहता है, तो हमारे पोस्चर्स अच्छी तरह से हमें रहना चाहिए, जो फीट वेयरिंग है वो कंफर्टेबल रहना चाहिए। ये सभी चीजें हमें देखना चाहिए। बैठते टाइम किस तरह से हमें स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए, जिसकी वजह से जो गर्दन का जो ऊपर का जो हिस्सा है, समझो 5-10 किलो, तो ये बराबर हमारे वर्टिकल लाइन में रहा, तो क्या होता है कि उसका प्रेशर बराबर बैलेंसिंग हम अपने नेक के ऊपर से लेके नीचे लंबार तक एक स्ट्रेट लाइन में उसको ठीक तरह से ये कर सकते हैं। लेकिन बार बार हम झुकते हैं, यहाँ से झुकने की वजह से जो हमारा थोरेसिक स्पाइन प्रॉब्लम होना बार बार शुरू हो जाता है, गर्दन भी नीचे झुक जाते हैं। तो इस तरह से ये पोस्चर ये है। जब हम झुकते हैं, जिसको किसी को कमर का प्रॉब्लम है, तो इस तरह से नहीं झुकना चाहिए, इस तरह से बैठ के वो उठाना चाहिए, जिसकी वजह से ज्यादा प्रेशर यहाँ पे सर्वाइकल ऊपर नहीं आता और रिकवरी करने में मदद हो जाती है। तो ये सभी जो हेल्थ प्रॉब्लम जो रहते हैं उसको रिकवर करने के लिए अलग अलग हम देखा है कि बेड रेस्ट चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज चाहिए। हमें तो पता है किस तरह से एक्सरसाइज हम करते हैं। और गर्दन के लिए देखिए हम एक्सरसाइज का एक स्पेशल हमने कुछ ऐसे पॉम्पलेट भी, फ्लायर्स भी बनाए हैं, कि जिससे उससे हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को एक्सरे होने के बाद ये हम दिखाते हैं कि बाबा आगे झुकने की वजह से आपको ज्यादा तकलीफ होती रहती है, इसकी वजह से ये होता है, तो गर्दन के कुछ एक्सरसाइज कीजिए। और जो हमारे पीठ के रीढ़ की हड्डी, जब हम कोई भी काम करते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं, तो सामने झुक के हम करते हैं, तो ज्यादा ज्यादा कुछ भी करते हैं तो सामने, इसलिए तो उसको उल्टा करके उसको रिकवर करने की हम कोशिश करते हैं। और जिसमें जैसे बोलते हैं कि एक जो भुजंगासन जिसे हम बोलते हैं, कि जो पीठ की हड्डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है भुजंगासन जो है। क्यों? भुजंग यानी सांप जिसे हम बोलते हैं, स्नेक। जो स्नेक रहता है उसको रीढ़ की हड्डी का कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि वो सीधा फना निकालता है ऊपर, फिर बाद में चलते रहता है, तो जिसकी वजह से उसको भुजंगासन नाम दिया है। आगे झुकने की वजह से, गलत लाइफस्टाइल, सीडेंटरी, इसकी वजह से, या कुछ अल्कोहल ज्यादा लेना, सिगरेट, इसकी वजह से जो सर्कुलेशन की वजह से वहां पे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो उसको उल्टा करने के लिए ये सब एक्सरसाइज हम करते हैं, तो जो सर्कुलेशन है वो हर एक वर्टिब्रल कॉलम, डिस्क, या सभी चीजों में अच्छी तरह से हो जाते हैं। और जो हर एक वर्टिब्रल कॉलम जो रहता है, जो हमारा
दो मनकों को अटैच करने के लिए जो डिस्क रहती है, ये सभी को मिलके हर एक मनके में 5 प्रकार के जॉइंट रहते हैं। 5 प्रकार के जॉइंट, अलग किसी भी एक प्रकार के जॉइंट में अगर उसमें तकलीफ हो जाती है तो अलग अलग सिम्टम साइंस दिखना हमें शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जब ऐसे इस प्रकार का हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसी 5 जॉइंट को रिलीज होने में मदद होती है। कहीं प्रेशर है, सूजन है, ये भी कम हो जाता है, वहां का सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ता है। और हम जब अपना चाय नाश्ता या सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं तो वो सर्कुलेशन से वहां पे वो हम जल्दी से पहुंचाते हैं और वहां का जो भी कुछ पड़झड़ हुई है तो उसको रिकवर करने में मदद हो जाती है। यस, अगला देखिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट तो हमें पता रहता है, लेकिन नॉन सर्जिकल में देखते हैं हम कि जैसे सॉफ्ट कॉलर गले को, ये क्यों दिया जाता है। अगर समझो गर्दन हिलती है और वहां से जो नर्व जाते हैं उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है तो क्या होता है कि एक तो हाथ में पेन ज्यादा शुरू हो जाता है, उसका जो वीकनेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है, हाथ में मुंगे आना, दर्द होना, ये तो होता ही है। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जो गर्दन से ऊपरी भाग है उसमें चक्कर आ जाती है। यानी ऐसी चक्कर आ जाती है कि अगर मैं पोजीशन बदल दूं या ऐसा गर्दन नीचे करके या कहीं पे सोने की कोशिश करता हूँ तो इतना घूमता है कि किसी को तो पकड़ो ऐसा लगता है, अरे मुझे पकड़ो, मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रही है। तो ये सब शुरू हो जाता है। लेफ्ट अगर हैंड में दर्द हो रहा है तो समझ में नहीं आता है वो हार्ट अटैक की वजह से या एसिडिटी की वजह से या आपके सर्वाइकल कॉर्ड की वजह से। तो ये सब प्रॉब्लम्स होना बार बार शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जो अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी जो हमारा एक्यूपेशन में सब, जो हमारी खुर्ची खराब है या कहीं पर हम अलग पोस्चर में बैठते हैं तो बार बार जब हम मोबाइल देखने के लिए झुकते हैं तो जिसकी वजह से ये सब होना शुरू हो जाता है। तो योगा थेरेपी फॉर स्पॉन्डिलोसिस, ये इसीलिए तो हम हफ्ते में एक बार तो योगा लेते हैं स्पेसिफिक। और कुछ ऐसे आफ्टर वार्म अप या वार्म अप में भी कुछ ऐसे एक्सरसाइज रहते हैं हमारे कि जो योगा टाइप भी रहते हैं। और हर एक मनके को गर्दन से लेके पीठ की रीढ़ की हड्डी तक या पूरे जो जॉइंट है बॉडी में, उस सभी जॉइंट में सर्कुलेशन अच्छा बढ़ने के लिए ये सब कुछ मदद करता है। तो उसी प्रकार से जब अलग अलग प्रकार के हम प्री वर्कआउट लेते हैं तो उसमें ये सभी चीजें हमें आ जाती है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल नरिशमेंट, नॉर्मल सर्कुलेशन वहां बढ़ाने में मदद हो जाती है और वो वहां पे भर के आते हैं। इसी प्रकार की एक्सरसाइज है, कुछ गर्दन के जो स्नायुज रहते हैं, टेंडॉन्स रहते हैं, मसल्स रहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर आके ये उनका जो ये है तो स्ट्रेंथनिंग वहां का बढ़ता है और हमें अच्छी तरह से जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो उससे दूर होने में मदद हो जाती है। तो देखेंगे कि ये किस तरह से प्रेशर योर हैंड अगेंस्ट द स्लाइड, देखिए ये अलग अलग हमें पता है, ये हम देख के भी ये पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। 5 5 टाइम्स दिन में करना है जब टाइम मिलता है। अगर हम हमारे ऑक्यूपेशन के ऊपर भी रहते हैं कहीं पे काम के ऊपर तो ये 1 घंटे के बाद थोड़ा सा एक 5 मिनट टाइम निकाल के ये अलग अलग प्रकार के हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये अलग अलग प्रकार के आसन्स है, जो आसनाज अलग अलग प्रकार के 3 टाइप के। तो ये पूरे आसन्स जो रहते हैं वो हम कर सकते हैं। और अपने मेंटर्स या स्पेसिफिक आपको कुछ है तो कोचेस को भी आप पूछ सकते हो, जिसकी वजह से कुछ आसन करने या नहीं करने वो समझ में आ जाता है। देखिए, स्नेक पोज यानी सर्पासना, यानी कोबरा पोजिशन यानी भुजंगासन, ये सभी जो है वो उल्टा करते हैं। जब हम काम करते तो इस तरह से करके हमारा कुछ काम होता नहीं है। देखिए, कोई अगर कुछ नीचे का पॉट या कुछ प्रॉब्लम मैट चीजें उठानी है तो हमें नीचे सामने से झुकते हैं, ना कि ऐसा उल्टा होके जो ऐसा कभी नहीं करते। इसकी वजह से इसको स्पेसिफिक दिन में हमें ये आसन कुछ करना है। पीठ के ऊपर सो के, ये देखिए, अगर किसी को साइटिक नर्व का प्रॉब्लम है तो ये एक पाद शलभासन हम कर सकते हैं, द्विपाद शलभासन। बाकी ये इसमें जो 1 1 मिनट टिकाते हैं हम, तो यहाँ का जो साइटिक नर्व है उसको ऊपर का प्रेशर भी कम होने में मदद हो जाता है और उसको एक अच्छा नरिशमेंट मिलके रिकवर होने में मदद हो जाती है। नहीं तो आसन सबसे बढ़िया है, जिसकी वजह से हम इसके पोजीशन से हम अच्छी तरह से कर सकते हैं कि कमर का दर्द ज्यादा होता है तो इस तरह से अगर करेंगे तो ये पूरा जो है सर्वाइकल से लेके थोरैसिक, लंबार, यहाँ पे सैक्रल और कॉक्सिक, ये सभी जो 33 जो हमारे वर्टिब्रस है वो एक लाइन में अलाइनमेंट हो जाता है, उनको रेस्ट मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से ये हो जाता है आसन फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए स्पेसिफिक आसन जो है ये हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल के ऊपर अच्छा प्रेशर आता है और वहाँ के 5 जॉइंट और नर्व, जो वहाँ की डिस्क, ये सभी में एक अच्छा प्रकार का नरिशमेंट वहाँ पे मिलता है और वो रिकवरी होने में मदद हो जाती है। ये प्राणायाम भी, नाड़ी शोधन, उज्जैय प्राणायाम, ये सब आप यहाँ पे
लेते हैं, वो हिसाब से योग निद्रा की वजह से क्या होता है कि बॉडी माइंड रिलैक्स होती है, स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाता है, क्वालिटी स्लीप हमारी बढ़ती है, इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि कौन सी भी डिसीज में वो रिकवरी होने में ज्यादा मदद हो जाती है। ओम चैंटिंग में भी सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है। पॉजिटिव माइंडसेट रहने की वजह से भी क्या होता है कि हमारे इसमें हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, जो ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, प्रोलैक्टिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, ये जो हार्मोन्स हैप्पी है वो हमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो कुछ थायराइड रहता है, हमें हाइपोथायराइडिज्म रहता है, या अलग अलग प्रकार कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से कैल्शियम डिफिशियंसी होके या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होके हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो वो भी रिकवर हो जाते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, इसमें भी ये बहुत सारा हॉर्मोन्स का भी रोल प्ले रहता है, तो ये भी अच्छे हो जाते हैं। तो अपना जो संतुलन है वो अच्छी तरह से हो सकता है, जैसे राजयोग मेडिटेशन है, या अलग अलग प्रकार के रविशंकर महाराज के जो हैप्पी आउट ऑफ लिविंग की जो भी कुछ कोर्सेज रहते हैं वो भी आप करते हैं, सुदर्शन क्रिया से भी हम अच्छी तरह से ये रह सकते हैं। अभी 21 यानी परसों ही हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, तो सब तरफ, खाली हमारे इंडिया में नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में ये उसका सेलिब्रेशन किया जाता है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस होना, और अगर उसका ये यूज करते हैं तो उनको एक लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ जीना, उसकी वजह से ये हम करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आसन क्या है, उसमें प्राणायाम, ये बाकी ये चीजें क्या है, उसकी वजह से हमें फ्लायर तैयार करते हैं, और सब में ज्यादा ज्यादा सूर्य नमस्कार के फ्लायर, और ये फ्लायर हम ज्यादा ज्यादा बांट के लोगों में अवेयरनेस डेवलप करने की हम कोशिश करते हैं, और ज्यादा ज्यादा अपने फोरम के ऊपर बुलाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज क्या रहती है कि गर्दन में कैल्शियम की डिफिशियंसी, कुछ अलग पोस्चर, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, या गलत खान पान, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल ज्यादा, ये बाकी इसकी वजह से, स्ट्रेस फैक्टर की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड जैसे प्रॉब्लम की वजह से, आयोडीन कमतरता की वजह से जो थायराइड हार्मोन सीक्रेट होकर जो विटामिन डी तैयार करने में मदद होती है वो कम होना, ये सभी की वजह से वहां पे जो सर्कुलेशन है वो बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आऊंगा कि जैसे कैल्शियम, जॉइंट हेल्थ तो बाकी ठीक है, लेकिन ज्वाइंट सपोर्ट वगैरह, लेकिन ये सबसे पहले जो हम खान पान भी अच्छा लेते हैं बाकी, तो ये वहां तक सर्कुलेशन अच्छी तरह से जाए। यस। तो उसकी वजह से भी जब हम ये नाइट वर्क लेते हैं, तो यल आर्जिनिन जिसमें रहता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये खाली कार्डियक हेल्थ और हमारे प्राइवेट पार्ट का सर्कुलेशन ही नहीं बढ़ाता, तो हमारे जो पांचों ज्वाइंट रहते हैं स्पॉन्डिलोसिस में, पूरे वर्टेब्रल कॉलम के वहां का भी वेजो डायलेशन करके वहां पे सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ाता है, और जब हम खान पान अच्छा लेते हैं तो वहां तक वो पहुंचाने में मदद कर देता है। नहीं तो हम कुछ भी खाएंगे, अगर वहां तक वो जाएगा नहीं तो उसकी मरम्मत नहीं हो जाएंगी, जो उसमें टीयर वियर हुआ है तो उसको नए सेल्स बनाना है, वहां पे जो वेस्ट है वो वहां पे निकालना है बाहर वहां से, जो बल्जिंग हुआ है, या वहां पे इन्फ्लामेशन की वजह से स्टैग्नेट हुआ है कुछ, तो कि जो न्यूट्रिशन से लेके ऑक्सीजन से लेके बाकी सभी चीजें वहां तक जो पहुंचनी चाहिए हर एक वहां के सेल के टिश्यू को, तो वहां पे जाता नहीं है। तो जब ये वेजोडाइलेशन होता है तो वहां का वेस्ट पहले बाहर आता है, फिर जो हम लेते हैं जो सही खान पान, तो वहां तक वो पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार से देखते हैं कि नाइटवर्क का कैसा रहता है कि आफ्टर 30 ईयर्स वो धीरे 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 कम होते होते जीरो हो जाता है। तो इसीलिए हमारे सेक्स में भी प्रॉब्लम आ जाता है, कार्डियक में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, हर एक वाइटल ऑर्गन्स हमारे काम करने में सक्षम नहीं रहते। अगर ये नाइट वर्क लेते तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, और जो हमारा एक अलग प्रकार का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ब्रेन हेल्थ का जो भी है, स्ट्रेस फैक्टर से लेके थोड़ा सा जो हमारा नर्व सिस्टम है, ये ब्रेन हेल्थ की वजह से एक संतुलित रहता है, जिसकी वजह से अच्छे मरम्मत से जो कुछ भी नर्व में प्रॉब्लम या नर्व में डिफेक्ट, मूंगे आना, बाकी आना, ये भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। अच्छा स्लीप अगर हमें मिलता है तो भी हमारे ब्रेन को अच्छा सपोर्ट मिलता है, और उसके साथ जब हम हर्बल लाइफलाइन लेते हैं तो ये कार्डियक, ब्रेन और जॉइंट हेल्थ, इसके लिए ये जबरदस्त काम करता है, ये इन्फ्लामेशन कम करता है। देखिए कि कौन सा भी स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, ये बाकी जो भी कुछ होता है, तो लाइसिस की वजह से वहां पे पहले इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आता जाता है, फिर बाद में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस तक बढ़ता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज जो रहता है वो इन्फ्लामेशन ही रहता है। तो अच्छा इन्फ्लामेशन कम करके नर्व्स को हमारे ताकत देने के लिए ये बहुत ही अच्छा हर्बल लाइफलाइन काम करता है। और जिसकी वजह से जिस किसी ने ये इसको निकाला है, जो जिसे डॉक्टर लुइस इग्नारो, उनको नोबेल प्राइज
दिया गया है। क्यों? कि इतना जबरदस्त जो ह्यूमन लाइफ को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ये काम आता है इसकी वजह से। तो ये जो है हमारा, तो ये हो जाता है। मैंने बोला था कि खाली हमारे 32 जो वर्टिब्रास है, और हर एक दो वर्टिब्रा के बीच में 5 जॉइंट्स है, यानी 33 × 5 अगर हम करें कितने जॉइंट्स हैं, और शरीर में भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो ये इनको सपोर्ट करने के लिए, उनको अच्छी तरह से हड्डियों को ताकत देने के लिए, तो ये जॉइंट सपोर्ट के साथ जो ऐसा हमारा कैल्शियम टैबलेट है, तो ये टैबलेट जो रहता है, तो ये नेचुरल बेस्ड कैल्शियम रहने की वजह से उसके एब्सॉर्प्शन 100% रहता है, और वो न्यूट्रिशन भी अच्छी तरह से हमारे बोन को, वहाँ के जॉइंट को ये अच्छी तरह से देता है। और ज्यादा ज्यादा कितना लेना चाहिए? तो 400 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर, ये इसमें तो रहता ही है प्रोवाइड्स। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम दिन में 2 या 3 टाइम हम ले सकते हैं, अपना कमतरता किस तरह से, उम्र कितनी है हिसाब से। तो ये कैल्शियम टैबलेट जो रहता है वो तो डेवलपमेंट, मेंटेन ऑफ हमारा बोन स्ट्रेंथ, उसकी वजह से है। बोन डेंसिटी अच्छी तरह से बढ़ाता है, और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है ब्लड क्लॉटिंग और मसल कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जो रहता है हमारे स्पॉन्डिलोसिस में और लाइसिस में, तो उसकी जो मसल्स है वो भी वीक होते हैं, और वहाँ का सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है, मैंने बोला था। तो ये क्लियर करने में भी अपना कैल्शियम मदद करता है। और ये जो ज्वाइंट सपोर्ट है, यूनिक फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोसामाइन स्कुटेला जो बोलते हैं ना, उसमें से, तो इसमें इसकी वजह से जो हमारे स्पेसिफिक वर्टिब्रास रहते हैं, उसके जो जॉइंट्स रहते हैं, उनमें ताकत आ जाती है। उसमें एक प्रकार का टेंडॉन्स को ये सपोर्ट ज्यादा करता है, और जिसकी वजह से उसकी हेल्थ अच्छी सुधर जाती है, और जल्दी से जल्दी रिकवर होने में मदद हो जाता है। तो ये स्ट्रेंथनिंग, जैसे ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है, और स्कुटेलेरिया बिकेनेंसिस जो रहता है, रूट एक्सट्रैक्ट एंजियोस्ट्रेस, ये कॉपर और मैग्नीशियम रहने की वजह से क्या होता है कि मैग्नीज की वजह से जॉइंट को अच्छा सपोर्ट मिलने की वजह से उनके टेंडॉन से लेके जो बोन ग्रोथ है वो अच्छी तरह से करता है। और एक जॉइंट को जो भी कुछ वहाँ का एनवायरमेंट है, साइनोवियल फ्लूइड से लेके, उसमें जो भी लुब्रिकेशन बोलते हैं उससे लेके, टेंडॉन से लेके, अंदर का जो भी कुछ पार्ट रहता है, वो सभी को ये सपोर्ट करने में मदद करता है। इसीलिए कुशन, जो कुशन का जॉइंट रहता है बीच में का, तो उसको स्मूथ और इजी करने के लिए, मूवमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रॉपर वाटर हम लेते हैं, समझो डिहाइड्रेशन बार बार रहता है हमारे शरीर में, तो सर्कुलेशन वहां तक जाता नहीं है। तो प्रॉपर वाटर अगर हम लेते हैं, तो जिसकी वजह से भी हमारा सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन अच्छी तरह से बढ़ता है। और जब हम 24 हाइड्रेट लेते हैं, तो उसमें जो हमारे अलग अलग प्रकार के जो इसेंशियल विटामिन है, कुछ मिनरल्स है, तो ये भी उसमें से चले जाते हैं। और हर एक शरीर के बॉडी पार्ट को भी ये सपोर्ट करने में मदद होता है, हर एक सेल को, टिश्यू को ये जिसे बोलते हैं ना, हाइड्रेट करके उसको न्यूट्रिशन देके शरीर में बैलेंसिंग बनाता है। इसी प्रकार से स्किन बूस्टर भी हम लेते हैं। तो ये स्किन बूस्टर की वजह से क्या होता है कि हमारा जो अलग अलग प्रकार के कोलेजेंस जो शरीर में कम होते रहते बार बार, तो उसकी वजह से कोलेजन जब जाता है एक तो ये जो हमारे नेल्स, मसल, जॉइंट, बोन, हेयर, स्किन, इसको भी ये अच्छी तरह से मरम्मत करता है। तो ये जैसे हम बोलते हैं हम कि ये बिल्डिंग का काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक। ये प्रोटीन का ही समझो एक पार्ट रहता है। तो 70 to 80% ऑफ द प्रोटीन इन योर स्किन इन द टर्म ऑफ ड्राइवेट। देखिए, इसकी वजह से जो भी जैसे मैं बोला था कि जॉइंट को सपोर्ट मिलता है, तो हर एक दो वर्टेब्रा के बीच में 5 जॉइंट रहते हैं, मैंने बोला था, उसको ये सपोर्ट मिलने में मदद करता है। और ये जब चाय जब हम लेते हैं सुबह के एक्सरसाइज के साथ, बाकी तो सर्कुलेशन हैम्पर करने में ये मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का करता है, क्लींजिंग करता है, एनर्जी लेवल हमें अच्छी तरह से बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने में भी एक हमारा कंसंट्रेशन अच्छी तरह से बढ़ता है। और उसके साथ जब हम हर बार कंट्रोल लेते हैं, समझो किसी को थायराइड है, किसी को उठने के बाद एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता है, या मुझे एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए, तो सुबह उठने के बाद अपने अफ्रेश के साथ अगर कोई एक टैबलेट हर्बल कंट्रोल लेता है, तो उसकी वजह से भी ये अच्छा एक्सरसाइज कर पाता है, और जिसकी वजह से अच्छे कैलोरीज भी बर्न हो जाते हैं। वेट रिड्यूस होने के बाद जो बोन का ग्रोथ है वो सही तरीके से हो जाता है। तो ये किस तरह से बोन का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है अगर हम देखेंगे, तो देखिए कि हाँ, अपने संस्कृति में बताया है कि जो हमारे शरीर में सप्त धातु रहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। देखिए, रस से रक्त बनता है, उसके ऊपर फिर बॉडी ये करके रक्त से लेके मसल्स बनते हैं, रस, रक्त, मांस,
फिर मेद यानी फैट, फैट अच्छा डाइजेशन होके फिर बाद में बोन अच्छी तरह से बनता है। बोन से आगे जो है न्यूट्रिशन लेके जो हमारा ब्रेन है, मज्जा धातु जिसे बोलते हैं वो बनता है। और फिर लास्ट में जो पूरे धातु का एक्सट्रैक्ट है वो शुक्र बनता है। उस प्रकार की एक थियरी है कि जो आयुर्वेद में बताई है। तो इसकी वजह से अगर समझो वेट बढ़ता है तो क्या होता है कि जो हमारा फैट है, मेद है, उसी में ही ये सब स्टोर होके रहता है, वहीं पे रुक जाता है। तो जिसकी वजह से अगले धातु जो है कि मेद होने के बाद क्या है कि अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये तीन धातु। अस्थि यानी हड्डी, मज्जा यानी हमारा ब्रेन पावर, कॉन्सेंट्रेशन, बाकी जो भी समझो नर्व सिस्टम, और लास्ट में शुक्र। यस। तो ये जो धातु है शरीर में उनका न्यूट्रिशन कम होता है। अगर समझो हम छोटे गांव में रहते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो खेती में पानी देता है कोई शेतकरी और ये फार्मर, तो फील्ड में जब वर्क करता है तो क्या करता है कि उसके पूरे फील्ड को यानी उनके खेती में पानी देने के लिए वो उसके जो पार्ट रहते हैं, अलग अलग प्रकार के पार्ट समझो, तो एक को पहले होने के बाद वो बंद कर देता है, फिर दूसरा शुरू कर देता है, फिर तीसरा शुरू कर देता है। वो हिसाब से वो एक 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 करके पार्ट को रिकवर कर देता है। तो जब वेट बढ़ता है तो क्या होता है कि उसी में ही जाके जो भी कुछ पानी दे रहा हूँ या पानी में से कुछ न्यूट्रिशंस वो पेड़ पौधों को, खेत को देने वाले हूँ, तो वहीं पर ही वो रुक जाता है, उसी इसमें आगे वो जा ही नहीं पाता। तो जिसकी वजह से एक्सरसाइज करके हमारा वेट रिड्यूस करने के बाद, एक अच्छा फैट लॉस करने के बाद, हमें अपने आप ज्वाइंट के प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाते हैं। मेंटल कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। सेक्स के कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। यानी वेट लॉस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे वजन बढ़ चुका है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, बाकी है, तो कितना गोली खाएंगे, नहीं कवर होगा। उसका कारण क्या है? वेट गेन। तो पहले वेट गेन कम करो, अपने आप ये कमर कवर हो जाएगा। ना उसको कोई हड्डी का डॉक्टर कुछ कर सकता है ना बाकी। हम तो बोलते हैं हड्डी टूटने के बाद हड्डी के डॉक्टर के पास जाओ जोड़ने के लिए, नहीं तो पूरा वेलनेस कोर्स में ही अपने पूरा क्लियर हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस हिसाब से ये जो है वो पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए, हड्डियों को ताकत देने के लिए, वहां के मसल्स और जॉइंट को एनवायरमेंट कम करने के लिए जो अपना न्यूट्रिशनल शेक है अगर हम वो लेते हैं अच्छी तरह से, तो ये शरीर में एक वेट मैनेजमेंट का भी काम अच्छी तरह से करता है, शरीर में कैलोरी कंट्रोल का भी काम हमें करता है, ये हमें पता है। जिस वजह से फॉर्मूला 1, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, फिर बच्चों में समझो ग्रोथ होने के लिए, बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए डायनो शेक, और बड़ों में प्रोटीन्स तो हम लेते हैं। तो इसीलिए तो इसे वर्ल्ड्स बेस्ट नंबर 1 न्यूट्रिशन क्यों कहा है? तो ये वेट मैनेजमेंट का काम करता है। कम हुआ तो बढ़ाना, बढ़ा तो कम करना, और मेंटेन रखना शरीर को। जो पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत जो रहती है, तो हिसाब से 1 या 2, किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल है, किस तरह से आप एथलेट से या बाकी, उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड रहता है। ये फॉर्मूला 2 भी जो है वो शरीर में जो कुछ भी 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम होते रहते हैं तो उनको ये सपोर्ट करने के लिए मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा हमें सपोर्ट मिलता है। जैसे कि अलग अलग प्रकार के हम देखते हैं कि सर्वाइकल ट्रैक्शन की वजह से वो ज्यादा स्ट्रेस लाइन में ये आना, और किसी नर्व के ऊपर प्रेशर आता है या बल्जिंग होता है, तो ये सर्वाइकल ट्रैक्शन जब एक एक दो दो घंटे लगा के रखते हैं तो उसको रिकवर होने में, वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ने में, और वहाँ का जो पैथोलॉजी अलग अलग हुए तो उसको रिकवर करने में बॉडी को भी मदद मिलती है। और एक प्रकार का ये, लेकिन उसकी फिर आदत लग सकती है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा ये करते हैं। तो ज्यादा ज्यादा जो फिजियोथेरेपी रहती है, हम जो मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, जो मंडे से लेके सैटरडे तक, ये अगर कोई भी करता है अच्छी तरीके से तो ये प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली डिजाइन एक्सरसाइज रहते हैं हमारे फोरम के ऊपर। और जो हम चाय नाश्ता या खान पान लेते हैं उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन बढ़ता है, तो जिसकी वजह से हम लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक लाइफ में जो भी हमारा ध्येय है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे बच्चों में ये बनना है, बाकी ये, तो उस वहां तक जाने के लिए हमारा शरीर भी एक माध्यम है। अगर वो बिगड़ जाती है गाड़ी हमारे शरीर की, तो वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। इसलिए तो बोलते हैं ना कि जो कोई भी आदमी जन्म लेता है तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फोकस चीजें जो रहती है, उद्देश्य, ये साध्य करना रहता है, और उसका जो माध्यम रहता है वो हेल्थ रहती है, हमारा शरीर रहता है। उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देके हमें
ये करना पड़ता है। हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, डीप टिश्यू मसाज, इसके से भी हम ये थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं। और जो रहता है मेडिटेशन में, अगर पेन किलर ज्यादा लेंगे हम तो उसकी आदत लगती है। जैसे दारू पीने की आदत लगती है तो लीवर खराब होता है, तो ये NSAID ड्रग्स ले लेके हमारा किडनी के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये ड्रग्स बार बार लेते हैं हम, तो हमारे पेट में, गैस्ट्रिक में अल्सरेशन होना, बाकी के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, और इसकी आदत लग जाती है। ये लोग फिर गोली के ऊपर ही उसकी जिंदगी चली जाती है। कभी कभी तो स्टीरॉयड के ऊपर चले जाते हैं हम, वो स्टीरॉयड का भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, फिर हड्डी कमजोर, फिर ये विशेष साइकिल में अटक जाता है। फिर बाद में उसको कम उम्र में ही उसको ये दुनिया छोड़नी पड़ती है, और उसके पूरे ध्येय बाकी जो भी रहता है उसके वो रह जाते हैं। इसलिए तो आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। ये कुछ एडवांस टेक्निक और ऑपरेशंस रहते हैं, लेकिन यहाँ तक जाने की वजह से बजाय हम अगर अच्छा खान पान, चाय नाश्ता, एक्सरसाइज, बाकी ये सब करेंगे, तो हमारा जो जॉइंट्स है, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम जो है, हमारा जो स्पाइन है, एक हेल्दी और हैप्पी रहेगा। और जिसकी वजह से हम एक अपने परिवार के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ हम एक लंबी उम्र डिसीज फ्री जी सकते हैं। इसकी बेस होती है यहाँ आने के बाद हमें हेल्थ मिलता है, पीस ऑफ माइंड, मनी, रिलेशन, रिकग्निशन, ये सभी चीजें हो जाती है। और शरीर को एक बनाने के लिए हेल्थ चाहिए, अच्छा एजुकेशन स्किल चाहिए आपके पास, और फिर बाद में एक उसका यूटिलाइजेशन जो रहता है, विनियोग, वो समाज के लिए और लोगों के लिए करना चाहिए। तभी हम, ये हमारा जो जीवन है वो सफल हुआ है, ऐसा हम बोलेंगे। मार्क ह्यूज को नमन करता हूँ, आप सभी को मैं नमन करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना और सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि जैसे कहीं पर भी हम गाड़ी से जा रहे हैं, उसका टायर पंक्चर होता है तो हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, उसी प्रकार से हमारे किसी भी जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाता है, और स्पेसिफिकली जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम अपने इच्छित स्तर तक नहीं जा सकते, हमारी कार्य क्षमता कम होती है, और जिसकी वजह से हमारा जो भी डे टू डे का वर्क है वो कम हो जाता है, और हम जो ग्रोथ करते हैं वो हमारी ग्रोथ धीरे धीरे खुद की, परिवार की और समाज की, पर्याय से देश की भी कम हो जाती है। जैसे हम जैसे बोलते हैं कि जो हमारी माता बहनें हैं वो कुटुंब का कणा रहती है, तो जो हमारी संस्कृति भी न मातु परदेवतम जिसे बोला जाता है, यानी यत्र नारीषु पूज्यंच रमयति तत्र देवता, अगर उसमें कोई बीमारी आ जाती है और उनको ही ज्यादा करके स्पाइन के प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो खुद के ध्यान देने के बजाय अपने परिवार के ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देती है, और जिसकी वजह से उनका मोटापन कब बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या सभी चीजों की वजह से। तो उनके लिए ये सभी थोड़ा टाइम निकाल के हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खान पान लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उससे बच जाएंगे, और जिसकी वजह से परिवार भी सभी सुखी हो जाएगा। इसे मैं कहूंगा। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रेशमा पगार है, मैं मनमाड से हूँ। मुझे ये पूछना था आपसे, मुझे वेरिकोस वेन का थोड़ा प्रॉब्लम है। जी। मेरे पैर पे मतलब रैशेस ये सब ऐसा जाली जाली। मैंने नाइट वर्क भी चालू किया है, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं 6 o'clock को नाइट वर्क लेती हूँ और 8 o'clock को डिनर भी करती हूँ, लेकिन जब मैं सोती हूँ ना मुझे नींद नहीं आता नाइट वर्क लेके भी। और रात भर मेरे पैर है ना ऐसे मतलब आपण म्हणतो पोटऱ्या चावतात, तसं वैसा हो रहा है। और नींद रात में 1-1 बजे तक नहीं आती है, और मॉर्निंग में है ना अपना नाश्ता लेने के बाद मतलब 9 बजे से मुझे 9-10 बजे से बहुत ज्यादा नींद आने लगता है, और दिन भर ऐसा फिर पेनलेस लगता है। ऐसा क्यों होता है सर? यस यस, आपने थायराइड का टेस्ट किया है मैडम? नहीं सर। ये एक बार थायराइड का टेस्ट करके लीजिए। जिसकी हम्म। वजह से क्या होता है कि शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस तो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। एक बार अबव 40 हुआ कि ज्यादा हाँ। ज्यादा सभी महिला ने थायराइड टेस्ट करके लेना चाहिए। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर समझो आप थायराइड का टेस्ट करते हैं और उसमें से जो थायरोक्सिन भी टैबलेट शुरू हो जाता है, और अपना जो सकत संतुलित पोषक आहार, और उसके साथ आप समझो कैल्शियम तो लेते ही रहेंगे आप,
जो अपना मैंने यहाँ पे बोला था कि ब्रेन हेल्थ रात को सोते समय, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हर्बल लाइफलाइन में अपने है, तो वो अगर लेंगे आप, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और रात को सोते समय वेरिकोज वेन के लिए आपको हर रोज पैर को अच्छी तरह से तेल का मालिश भी करना चाहिए। और स्पेसिफिकली वट जटादी तेल बोल के मिलता है। वट जटादी तेल यानी वडाचा पारंब्या जो रहता है, हम्म। तो वो नर्व जैसा काम करता है, तो उससे सिद्ध तेल रहता है। तो वो अगर तेल बना के भी आप घर में, समझो वड़ के पारंब्या जो रहते हैं नए नए आए वाले, उसको तोड़ के समझो 100 ग्राम आप लेते हैं, और 250 ml तेल, और उसमें 250 ml पानी डाल के उबाल के अच्छी तरह से उसका काढ़ा बनाते हैं पूरा वाटर ये वेपोरेट हो जाने के बाद, और उसका हर रोज सोते समय रात को मालिश कीजिए। वो वेंस के लिए ऊपर अच्छा काम करता है। और रात को सोते समय पैर ऊपर करके थोड़ा सो जाइए। और जो अपना चाय नाश्ता है, और उसके साथ आप नाइट वर्क भी लेते हैं, और जो कैल्शियम हर्बलाइफ लाइन और ब्रेन हेल्थ रात को सोते समय ये लीजिए, थोड़ा ब्रेन को भी अच्छा मालिश कीजिए, तो धीरे धीरे आपका 3 महीने में पूरा एक स्ट्रक्चर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार थायराइड का जांच करके लीजिए। ओके, चलेगा। यस। यस, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया सी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन विथ उसके ऊपर सॉल्यूशन। यस, तो बात करेंगे हम सुचित्रा मैम एंड सर दिख रहे हैं यहाँ पर, उनसे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा L4 L5 का ऑपरेशन हुआ है। मेरा नाम युवराज बिरादर है, मैं उदगीर से बिलोंग करता हूँ। मेरे कोच संतोष दुबोरगुंडे सर है। भाई 4 साढ़े 4 महीने से ये फैमिली ज्वाइन किया हूँ। मेरा L4 L5 का जनवरी 22 में ऑपरेशन हुआ है। उसमें स्क्रू भी डाला है दोनों में, ज़्यादा ज़्यादा था बोला। तो मैं छोटा मोटा एक्सरसाइज करता हूँ जो अभी अपने फोरम में होते हो। तो मुझे कितना करना चाहिए जरा बताइए आप डॉक्टर से प्लीज। यस सर, जय महाराष्ट्र सर। जय जय महाराष्ट्र। भारत। हाँ यस। तो देखिए कि आपने बहुत अच्छा ये किया है कि कैसा रहता है कि जब हम बचपन में समझो एक 40 ईयर्स तक हमारा जो शरीर रहता है, वो उसको ज्यादा समझो कफ काट काल रहता है। फिर बाद में समझो 40 से लेके 60 तक पित्त का रहता है, और 60 के बाद वात का काल, ऐसा बोलता है। क्यों? कि अबव 60 शरीर को ज्यादा ज्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उसमें डी जनरेशन धीरे 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 जो अपना एज फैक्टर की वजह से नेचुरल तरीके से होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें सखत संतुलित पोषक आहार जो है अपना, वो लेना ही पड़ेगा। जितना हो सके आप कैल्शियम, जो मैंने हर्बल लाइफ लाइन, बाकी जो भी है मल्टीविटामिन ही रहने दो, ये आप सपोर्ट ले सकते हैं। और उसको रात को सोते समय हर एक जो एरंड तेल रहता है 1-1 चम्मच लेना ही चाहिए, ये अबव 60 सभी ने। तो कमर को ताकत देता है, पेट को भी अच्छा साफ रखता है, और पूरे जॉइंट में भी वो अच्छी तरह से ये करता है। अगर जॉइंट सपोर्ट भी आप सपोर्ट में रखते हैं, तो भी अच्छा आपको ताकत आने में मदद हो जाता है। क्यों? कि आपने जो प्रोडक्ट है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बजाय ये न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं उसे, यानी जो अपना फूड है उसमें से ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है वो निकाल के एक देते हैं। तो उसका अगर समझो ओवरडोज भी हुआ तो भी कुछ होता नहीं, आपको पता है। तो ये मेंटेन रखिए। और उसके साथ थोड़ा सा रात को हर रोज सोते समय पीठ को एक आधा थोड़ा सा तिल तिल जो रहता है अपना सिंपल, वो भी पीठ को लगाइए अच्छी तरह से, पैर को भी रात को लगाइए, मेंद को भी लगा के सोइए। और धीरे धीरे जो आप बोलते हैं, मैंने बोला था कि पेट के ऊपर लेट के जो भी आसन रहते हैं, सामने से उठ के भुजंगासन, पीछे से जो पैर थोड़ा सा जितना हो सके स्ट्रेच करके शलभासन, और ज्यादा ज्यादा नौकासन, सुपरमैन पोजिशन, ये धीरे धीरे थोड़ा करते रहिए। रात को सोते समय कमर के नीचे छोटा सा जो ये रहता है लोड, वो लेके भी आप धीरे से सो सकते हैं 10-15 मिनट। ये अगर करते रहेंगे तो एक अपना मसल्स और आपके वहां के हड्डी को भी ताकत अच्छी तरह से आएंगी, और लॉन्ग लाइफ आप जी सकेंगे। और आपके जैसे जो समाज सेवक है उन लोगों की तो जरूरत समाज को रहती है। तो जो आपके पीछे जो दिख रहे हैं फोटो में, तो उनका ही आप संदेश हमारे महाराष्ट्र के या इंडिया को देना चाहेंगे, और उनकी जरूरत भी है। इसलिए आप ज्यादा ज्यादा आपका जो हेल्थ मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप जैसे लोगों का। क्यों? तो उससे ही सोसाइटी और बाकी का सभी चीजों को आपको इम्पोर्टेंट रहता है। खाली आपका आपके परिवार को मदद आपकी नहीं होती, तो पूरे हमारे फोरम को और आपके सोसाइटी को भी आपका यूज रहता है। तो आपको ज्यादा उम्र मिले, आपका अच्छा हेल्थ रहे, यही मैं कामना करूंगा।
यस सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे हाँ सर। हॅलो सर. हाँ बोला हॅलो. सर. यस. मी काही सप्लिमेंट चालू केलेले आहेत आपले, जॉईंट सपोर्ट, कॅल्शियम, ओमेगा 3 हे जॉईन केलेले आहेत आपल्या कोचच्या मार्गदर्शनाखाली. जी तर हे योग्य काम करतील आपल्या ह्याच्यावर. नक्की करतील, पण त्याच्याबरोबर आपला चाय नाश्ता पण सुरू ठेवा और उसके आहे साथ ना. हाँ, और उसके साथ नाइट वर्क भी थोड़ा बढ़ाइए रात को सोते समय बस. नाइट वर्क चल रहा है, चाय नाश्ता तो हो ही, बाद में नाइट वर्क, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, ये सब चीज है. जी सर जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. बेस्ट विशेष. या Thank you, sir. Next, yes, मैम अनम्यूट कीजिए. जा मैम. गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग मैम. मॅम मला सरांना विचारायचं आहे की मला त्या आपण डेंटल ट्रीटमेंट केल्यानंतर स्टेरॉइड जास्त जाते आपल्या शरीरात. मग त्याच्यामुळे मला असे हेल्थ इश्यू झाले होते की माझ्या पोटाचं डायजेशन म्हणजे आपण अल्सरायटिस सारखं झालं होतं. म्हणजे पाणी पिलं तरी पचत नाही आणि दर महिन्याला असे इश्यू होतात आणि पुन्हा डायजेशनचे इश्यू आहेत की डायजेशन होत नाही. मग मी काय ऍड करू माझ्या जेवणात, खानपानात की ज्याने मला त्रास होणार नाही हा. आणखी पुन्हा असं होतं की माझं एज बी खूप कमी कमी होत राहते दर महिन्याला. वजन कमी होत आहे, एज बी खूप कमी होत आहे आणि हे डायजेशनचा इश्यू आहे. मला सतत माझं पोट दुखत राहते आणि थोडंही खाण्यात आलं की मला इश्यू होतात, ऍडमिट करावं लागते समजा. मग यस त्याच्यासाठी काय? यस यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका. देखिए कि आपने स्टेरॉइड लिया जिसकी वजह से जो भी हमारा गैस्ट्रिक जिसे हम बोलते हैं, यानी हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसका जो फ्लोरा है पूरा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से पेड़ के मूल जो जिसे रूट बोलते हैं वही वीक हो जाते हैं. तो उनका जो एब्सॉर्प्शन रहता है, जो जमीन में से न्यूट्रिशन पेड़ को पहुंचाना, वो अच्छी तरह से नहीं रहने की वजह से वो उनमें वीकनेस आ जाता है. तो वैसे ही ये रूट अपने जो प्रॉपर वर्क नहीं करते तो पूरे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है. और जो जो मैंने अभी बोला था कि NSAIDs जो दवा गोली खाते हैं हम पेन दर्द के लिए या स्टेरॉइड लेते हैं जिसकी वजह से अल्सरेशन होते हैं, तो वहां से धीरे धीरे जो खून रहता है वो निकलता रहता है. जैसे हिरडी रहने दो या माउथ अल्सर रहने दो, जैसे वहां खून निकलता है तो वैसे पेट में वो धीरे धीरे वो निकल के जाता है, जिसकी वजह से एज भी हमारी कम होती रहती है. वो समझ में नहीं आता, टॉयलेट में हमें खून दिखता नहीं है वो, लेकिन इतने कम मात्रा में धीरे धीरे वो कम होते जाता है. जैसे गळती लागली, जैसे म्हणतो आपण एखाद्या हौदाला, और हौद में का पानी जो कम होता है तो उसी प्रकार से वहां से खून कम हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है हमारे, और एनीमिया भी ज्यादा करके रहते हैं. तो उसमें देखिए कि जब हम सुबह का चाय लेते हैं या उसके साथ आप एलो कॉन्सेंट्रेट या अपना एलो प्लस, ये भी आप सुबह शाम खाली पेट ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से वो लीवर के ऊपर अच्छा काम करता है और गैस्ट्रिक स्मूथनेस भी अच्छी तरह से बढ़ता है. और खाना खाने से पहले आप जो अपना प्रोबायोटिक सैचुरेट जो रहता है वो भी आप एक ले सकते हैं. और जो खान पान में तला तेज तिखट बाकी ये सभी चीजें कम करेंगे आप. और उसके साथ जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार जो न्यूट्रिशन फ्यूल जिसे बोलते हैं हम, वो भी आप लेंगे तो ये प्री डाइजेस्टेड फूड रहने की वजह से अपने गैस्ट्रिक को थोड़ा आराम मिलेगा. क्योंकि जब हम भरपेट खाना खाएंगे तो उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको बहुत काम करना पड़ता है. लेकिन जब प्री डाइजेस्टेड फूड शरीर में आता है तो उसको काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उसको विश्रांति मिलती है. विश्रांति मिलती है तो खुद की तरफ ज्यादा ध्यान देगा और वहां का जो अल्सरेशन है वो जल्दी से भर के आ सकता है. लेकिन जो भी है वो खाने में थोड़ा सा एक आधा चम्मच आप घी रख सकते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आप वहां पे रख सकते हैं थोड़ा सा, तो हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है. कैल्शियम भी आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो खून ज्यादा नहीं जाएगा. मल्टीविटामिन भी आप लीजिए, और ये सभी एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसमें से आप धीरे धीरे उसमें से रिकवर हो जाएंगे. ऐसा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है. लेकिन अभी ज्यादा आप स्टेरॉइड या NSAIDs या पेन किलर आप खाने की कोशिश मत कीजिए. अब तो आप खाते नहीं रहेंगे, लेकिन उससे दूर रहना है. लेकिन जो भी रहता है वो गैस्ट्रिक में तला तेज कम कीजिए, जिसमें तेज नहीं रहना चाहिए, तले हुए चीजें नहीं रहनी चाहिए. और थोड़ा सा अपने न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दीजिए, आपका रिकवर हो जाएगा फास्ट. यस मैम. थैंक यू.
देखो, मौके पे चौका मारना है, छक्का मारना है। यहाँ पर बहुत बढ़िया सी एडवाइस मिल रही है, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो अभी अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर हैंड रेज कर सकते हो, बाद में बिल्कुल हैंड रेज नहीं करना है। यस, तो चलिए मैम, संगीता मैम से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मॅडम. वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मॅडम मी जळगाव जिल्ह्यामधून बोलते मॅडम. मी संगीता चौधरी. बोला मैम। मला आहे ना मॅडम ते विटॅमिन, कॅल्शियम, हे मल्टीविटॅमिन, सेल्युलास, नाईट वगैरे असं घेते मॅडम मी, पण तरी माझे हे नाही गुडघे असे दुखतात, असे म्हणजे नसा अशा हे बचकता मॅडम. यस यस पायामध्ये मला असा त्रास होतो. हा तुम्ही थायरॉइडची टेस्ट केली का मॅडम? मला थायरॉइड होतं सर, थायरॉइड माझं नील झालेलं आहे. बरोबर. पण जरी नील झालं तरी थोडं लक्ष ठेवा, जोपर्यंत वेट लॉस होत नाही तोपर्यंत कदाचित हो. आपल्याला थोडंसं लक्ष द्यावं लागेल. आणि वेट लॉस झाल्याशिवाय मी काय बोललो, मैंने क्या बोला था कि वेट लॉस होने के बाद ही आपका जो आर्थराइटिस का दर्द है वो कम होने वाला है. नहीं तो दुनिया का कोई भी हड्डी का डॉक्टर रहने दो या कोई न्यूरोसर्जन रहने दो, दुनिया का मैं बोलूंगा, इंडिया का तो छोड़ दो, आपको कवर नहीं कर सकता. क्यों? कि वेट Yes. लॉस करते हैं, अच्छी तरह से वेट मेंटेन रखते हैं, मसल्स और बोन को स्ट्रेंथ देते हैं, और जो अपना फैट बढ़ा है जिसकी वजह से आगे की जो हड्डी, जैसे मैंने बोला था ना कि रस, रक्त, मांस, मेद, मेद के बाद अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु का न्यूट्रिशन ही होता नहीं. तो प्रॉपर डाइजेशन फैट का सुधरने के वजह के बाद ही आपका आगे न्यूट्रिशन जाएगा, और जब भी दर्द कम हो जाएगा. तो आप ज्यादा वेट लॉस के ऊपर ध्यान दीजिए, खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए, ज्यादा SMS प्रोग्राम को फॉलो कीजिए, और जो भी है 1-2 महीने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में थायराइड का टेस्ट होता है, तो वहां पे जाके चेक करिए, और थायराइड का टैबलेट भी शुरू Yes. रखिए, और उसके साथ ये भी शुरू रखिए. और जब आप वेट Yes, sir. मेंटेन रहेगा और नॉर्मल रहेगा तो आप वो बंद कर दीजिए. यानी थायराइड का Yes. अगर लेंगे तो वो सप्लीमेंट है, ऐसा बाकी ये ऐसा कुछ बड़ा टैबलेट नहीं है जैसे बीपी शुगर में लेते हैं उस तरह से. वो खाली आयोडीन कमतरता है बोल के ऊपर से लेते हैं हम, तो धीरे धीरे वो भी बन हो जाएंगे आपके. Yes, sir. यस, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर से मुझे एक सवाल था कि हमारी एक फैमिली मेंबर है, उनका वेट गेन का प्रोग्राम अभी हमने स्टार्ट किया है, तो उनको थायराइड है, तो वो वेट गेन में भी उनका थायराइड है, और अभी मैंने उनको ये अपना डायनो शेक और शेकमेट ही दिया था उनको, और एलो प्लस दिया था, तो उनको लूज मोशन थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, और उनका आगे बहुत बड़ी जर्नी है. उनको वेट, उनका 168 हाइट है, 33 उनकी उम्र है, और 52 ही वजन है उनका. तो मैं सर क्या सजेस्ट करते हैं, थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा उनके लिए. यस, बहुत बढ़िया. उनको शायद इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम का भी प्रॉब्लम हो सकता है. कैसा है कि कभी कभी जुलाब लगना, कभी कभी पेट साफ ही नहीं होना, कभी कभी पेट फूला रहना, भूख नहीं लगना, ये सभी चीजें उनको होता है क्या, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, तो होता है. उनका गैस्ट्रिक फ्लोरा डिस्टर्ब रहने की वजह से आप एलो प्लस या एलो कॉन्सेंट्रेट जो ले रहे हैं, उसकी जगह आप जी प्रीबायोटिक ले सकते हैं, जो सैचेट हमारे जो मिलते हैं ना. जी जी हाँ, दिन में एक बार वो प्रीबायोटिक लीजिए. और उसके साथ जो अपना न्यूट्रिशन है वो तो शुरू रखिए, जैसे डायनोशेक 2 चम्मच, 2 चम्मच अपना शेकमेट, और जी जो Formula 1 है वो आपके जी कोच को या मेंटोर्स को पूछ के कौन सा फ्लेवर क्या वगैरह बाकी आप वहाँ पे सोच सकते हैं. उनको जो थायराइड का जी प्रॉब्लम है, उनको हाइपर जी थायराइडिज्म है, हाइपो नहीं है. जी हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ता है, हाइपर में वो कम होता है. तो जिसकी वजह से जी उनको थोड़ा सा टाइम पे, दिन में 5 नहीं तो कम से कम 3 टाइम तो नमाज पढ़ने के लिए बोलिए, जिसकी वजह से उनका जी ब्रेन भी स्थिर रहेगा, और जी स्ट्रेस फैक्टर मेंटेन रहेगा. और उसके साथ हर मॉर्निंग कॉल में उनको जुड़ने के लिए बोलिए. बाकी जी उनके साथ आप हर्बल लाइफलाइन भी ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आपके इसमें ज्यादा घी लेते नहीं है, तो थोड़ा बहुत घी जी जब लेंगे हम तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जाएगा. लेकिन जो अपना हर्बल लाइफलाइन है
उनको 2-2 टैबलेट सुबह जी। शाम कीजिए, क्योंकि हमारे एक डॉक्टर है, वो 6 टैबलेट सुबह में 6 टैबलेट शाम में लेते हैं, लेकिन हम 2-2 तो करेंगे जब तक वेट उनका गेन होता नहीं है तब तक। और उसके साथ जी। आप कैल्शियम, मल्टीविटामिन ये भी रख सकते हैं। और रात में सोते समय उनको ब्रेन हेल्थ भी रखिए, जिसकी वजह से ब्रेन उनका शांत रहेगा, तो रात में नींद भी अच्छी आ जाएंगी, तो उनका जो गैस्ट्रिक फ्लोरा है वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। लेकिन उनको ज्यादा करके जो अपना अफ्रेश है वो थोड़ा कम लिए तो भी जी। चलेगा, ऐसा है। जी। इतना की जैसे हम थैंक यू। 3 चम्मच लेते हैं तो उनको 1 चम्मच लिए तो चलता सुबह। जी, थैंक यू। यस, वेलकम। यस, थैंक यू सर। संगीता मैम, अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग, बोलिए मॅम. मला सरांशी हे विचारायचं होतं. मला 8 वर्ष झालेले आहेत. सायटिकाचा त्रास आहे आणि आता मला 3 महिने झाले आपलं न्यूट्रिशन घेत आहे आणि जॉईंट सपोर्ट तसंच कॅल्शियम आणि स्किन बुस्टर घेत आहे सोबत. तर त्याच्यामुळे माझा टोंगळ्याचा त्रास झाला समजा तरी 60-80% कमी झालेला आहे. माझा सायटिकाचा त्रास कमी होत नाहीये. त्यासाठी मी कुठलं वर्कआउट केलं पाहिजे आणि आणखीन त्याच्यासोबत मी काय ऍड करू शकते हे विचारायचं आहे सरांना. यस, तुम्ही अमरावतीकडचे? हो सर, मी अकोल्यावरून बोलत आहे. जी जी, तुमच्या भाषेवरूनच कळलं, कारण मी नाशिकला होतो त्यावेळेस अमरावतीचा मित्र होता, त्यामुळे ते लगेच लक्षात येऊन जातं. आणि खूप चांगला क्वेश्चन विचारलात आपण. पण सगळ्यात महत्वाचं हे आहे की आपल्याला जो आजार आहे तो आजार नाहीये, तो वयोमानानुसार झाल्यानंतर तुम्ही जे काही कामं कष्ट करता त्याच्यामुळे झालेला हा सगळा एक प्रकारचा त्रास आहे. तर जे काही डिजेनरेटिव्ह चेंजेस झालेले आहेत तुमच्या प्रत्येक मणक्यांमध्ये, तुमच्या गाद्या झिजलेल्या आहेत, तर त्यामुळे जिथून जी काही गायीच्या शेपटीप्रमाणे जाणारे सायटिक नर्व आहे त्याच्यावर प्रेशर येत आहे, तर ते तुम्हाला आधी जे पंक्चर शरीरामध्ये झाले आहेत ते जेवढं लवकर तुम्हाला भरून येईल तेवढं तुम्ही आपला सकस संतुलित पोषक आहार आणि जे काही तुम्ही आता सांगितलं घेताय, कॅल्शियम, जॉईंट सपोर्ट, बाकी इतर सगळ्या गोष्टी ते चालूच ठेवा. जसं जसं त्याला ताकद येईल तसं तसं या गोष्टी दूर होतील. पण एक्सरसाइज करताना मी म्हटलं ना, पोटावरचे आणि पाठीवरचे जे काही एक्सरसाइज आहेत तर ते जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न करायचा, की ज्याच्यामुळं आपल्याला पाठीच्या कुठल्याही मणक्याचा प्रॉब्लेम होणार नाही. आणि विशेषतः जे मी आपल्याला ते एक स्लाइड दाखवतो की येस, तर त्यामध्ये जे पोटावरचे एक्सरसाइज आहेत, मी तसे स्क्रीनशॉट काढले सर तुम्ही दिलेले. नाही त्यातला एक प्रॉपर मी दाखवतो, एकच कुठला आहे तो. तर ह्यामध्ये जर पाहिलं तर तुम्ही ह्यामध्ये जी पोटावर झोपून आपण वक्रासन आहे, भुजंगासन आहे, शलभासन आहे, नौकासन आहे, तर ह्या याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी सायटिक नर्व रिलीज होण्यासाठी प्रयत्न होते शलभासनामध्ये. बाकी हे जास्तीत जास्त आपल्याला कसं टिकवता येईल, अर्धा मिनिट, पाऊण मिनिट, जास्तीत जास्त 1 मिनिट, 2 मिनिट, ह्या पद्धतीने तुम्ही भुजंगासन 2 मिनिट टिकू शकता. शलभासन जास्त नाही, पण प्रयत्न करायचे आहेत की ज्याच्यामुळे हे जे नर्व आहे त्याच्यावर जे प्रेशर आलंय ते रिलीज होऊ शकतं आणि त्याला ताकद पण येऊ शकते. ह्या थोड्याशा गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. विशेषतः या पोटावर झोपून जे आसनं आपण करतो उलट्या पाठीचे, ते आपल्याला जास्तीत जास्त करायचे आहेत. त्या पद्धतीने पहा. त्याच्यामध्ये चक्रासन वगैरे एवढे हार्ड जरी केले नाही तरी बघा. मी 5 मिनिटही पायी चालू नाही शकत सर आणि युरिन कंट्रोल पण कधी कधी चालायला लागलं की राहत नाही. अगदी बरोबर है, क्योंकि वहां से जो नर्व जाती है, निकलती है, साइटिक नर्व को प्रेशर आने की वजह से वहां से जो टॉयलेट को, यूरिन को या बाकी चीजों को जहां जहां नस जाती है तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहने की वजह से आगे का इलेक्ट्रिक सप्लाई वो कम हो जाता है और वहां का जो भी कुछ ऑर्गन्स रहते हैं हमारे, तो उसमें वीकनेस आना शुरू हो जाता है. तो इसलिए आप एक्सरसाइज कीजिए और टाइम टू टाइम जो हमारा जो सप्लीमेंट्स है, जो न्यूट्रिशन है वो लीजिए, धीरे धीरे कम हो जाएगा आपका और 3 महीने लेने के बाद आपको अच्छा फर्क पडेगा. सर आणखीन काही सप्लिमेंट ऍड करू शकते का मी? त्यामध्ये म्हणलं ना की कॅल्शियम, जॉईंट सपोर्ट आणि मल्टीविटॅमिन और त्याबरोबर जॉईंट हे ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड हे तुम्ही चांगल्या प्रकारे वापर करू शकता. हाडांसाठी कॅल्शियम, त्यानंतर नर्वसाठी आपले ओमेगा 3 आणि तिथल्या जॉईंटसाठी जॉईंट सपोर्ट
आणि बाकी इन जनरल हेल्थसाठी आपण न्यूट्रिशन आपलं वगैरे बाकी तुम्ही घेऊ शकता, मल्टीव्हिटॅमिन घेऊ शकता आणि त्याच्यावर प्रॉपर एक्सरसाइज आणि नाईट वर्क सुद्धा तुम्ही ऍड करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. अबाऊ 50 असल्यामुळं आपण घेऊ शकता त्यानुसार. ठीक है सर, थैंक हाँ, त्यामुळे आपण काय करायचं की जे आपले कोच आहेत, जो अपने कोच है, मेंटर है, उनके टच में रहना चाहिए, क्योंकि आपको क्या हेल्थ इश्यू है वो हिसाब से भी वो थोड़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि पेट साफ नहीं होता रहेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेंगे तो एलो प्लस, एलो कॉन्सेंट्रेट भी आपको यूज कर सकते हो, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ओके, यस मैम. यस कीर्ती मॅम. हा सर, मला विचारायचं होतं. माझे 2 सी सेक्शन झालेले आहेत. तर जी भूल देतात सी सेक्शन मध्ये, तर मला असं जरा अशी आता पाऊस पडतोय, थंडी वाढते ना, तर तेव्हा मला त्या जागेवर असं मिरची चोळल्यासारखी आग कशी होते, तशी तेवढ्या जागेवर आग होते. आणि सकाळी 5 ते 10 मिनिटं मला वागता पण येत नाही आणि म्हणजे काही करता येत नाही. असं सरळच उभं राहायला लागतं आणि पेन होतं तिथे 10 मिनिटे फक्त सकाळी उठल्यावर. येस, तर तो आपला प्रॉब्लेम थोडासा नॉर्मल, एवढं काही घाबरायची गरज नाही. बऱ्याच जणांना तो त्रास होतो, ज्या ठिकाणी भूल दिलेली असते त्या ठिकाणी थोडं तरी आपण बाहेरने एक्सटर्नली निडल टाकलेली असते आणि भूल दिलेली असते, पण असा प्रॉब्लेम नसतो कधी भुलेमुळे, पण बऱ्याच जणांना त्रास होतोही. पण तो प्रॉब्लेम भुलेचा आहे असं म्हणता येत नाही आणि नाही म्हणता येत नाही, असा प्रॉब्लेम आहे. पण त्यासाठी तुम्ही जे आता सांगितलेले एक्सरसाइज करा. रात्री झोपताना रोज वाटीत 2 चमचे गोड तेल, चिमूटभर मीठ गरम करून पाठीला चोळा आणि आपला सकस संतुलित पोषक आहार आणि थोडं जॉईंट सपोर्ट बरोबर घ्या. बघूयात आपण, रिकव्हरी आपली चांगली होऊन जाईल. योग्य एक्सरसाइजमुळे, रात्री झोपताना तेल मालिशमुळे आणि आपला चाय नाश्त्यामुळे नक्की फरक पडेल. आणि जर वर्कआउट तुम्ही कंटिन्यू चालू ठेवला आपल्या फोरमवर, तर असे इश्यू आपोआप कमी होऊन जातात. नो प्रॉब्लेम. येस मॅम. यस, नेक्स्ट सिफा सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर आज का सेशन अच्छा हो गया. मुझे एक क्वेश्चन था मेरा. हमारी कजिन सिस्टर है, उनको वेट गेन का है और उनको हाइपर एसिडिटी है. मैं शेकमेट, डायनोशेक और अफ्रेश और एलोप्लेस ये करा, और आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं सर? वेट गेन करना है ना उनको? हाँ, गेन करना है और हाइपर एसिडिटी भी आना. वो उम्र कितनी है उनकी? उम्र 32 है. 32 है, जी जी. जी और हाइपर एसिडिटी ज्यादा है ना? तो हाँ खान जी पान सर. में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा नॉन जी वेज, तला तेज वगैरह बाकी कम करना चाहिए. और टाइम टू टाइम मेडिटेशन, आपकी इसमें नमाज, ये भी थोड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेन का और एसिडिटी का ज्यादा संबंध रहता है. टाइम पे खाना और जो अपना न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से सुबह शाम जैसे आप लेते हैं वो तो लेंगे ही. आप एलो प्लस लेते ही है, उसके साथ एलो कॉन्सेंट्रेट भी सुबह शाम खाली पेट ऐड कर सकते हैं. सुबह समझो 6-7 बजे खाली पेट, शाम को 5-6 बजे जब पेट में कुछ नहीं रहता है, जब खाली पेट लेते हैं अच्छी तरीके से. मैं तो बोलूंगा कि पहले 3 महीने में आप दोनों ही शुरू रखो, एलो कॉन्सेंट्रेशन और एलो प्लस, ये एलोप्लस. साथ में. जी जी तो आपका एक पेट भी साफ अच्छी तरह से हो जाएगा और आपके गैस्ट्रिक फ्लोरा और जो एसिडिटी है वो भी आपकी ज्यादा कम हो जाएंगी. उसके साथ एसिडिटी की वजह से जो शरीर में कैल्शियम डिफिशियंसी होता रहता है, मल्टीविटामिन डिफिशियंसी होती रहती है, तो आपने डायनोशेक और इसके साथ तो होता है, लेकिन उसके साथ आप मल्टीविटामिन, कैल्शियम ये भी आप सपोर्टिव रख सकते हैं. और रात को सोते समय मैं कहूंगा आपको कि ब्रेन हेल्थ और ओमेगा 1 महीना भर लेके देखिए, स्ट्रेस फैक्टर और अच्छा नींद भी आपको आएगी, तो भी ये थोड़ा एसिडिटी का इश्यू भी आपका कम हो सकता है मेरे ख्याल से. जी सर. थैंक यू अगर सर. उनको पेट में दुख के जुलाब हो रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ होता है बार बार बीच में, ऐसा तो होता जी नहीं रहेगा. हाँ, नहीं ये होता है, जलन होती है थोड़ा पेट में हाँ और हाँ, भग होता है. वो क्या एलो कॉन्सेंट्रेट और एलो प्लस से वो कम हो जाएगा बाकी धीरे से. यस सर, थैंक यू सर. वेलकम. यस, अवैध सर, अगर आप बात कर सकते हैं तो बात करिए. अवैध सर. यस, अनम्यूट कीजिएगा. गुड मॉर्निंग. बहुत बढ़िया सेशन था सर का, आज अमेजिंग सेशन हुआ. जैसा सर ने बहुत सारे चीजें बताए हमें, घुटनों के बारे में, मनकों के गैप के बारे में. ये जो तकलीफ थी मुझे, मेरे को, मैं अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए हैंड रेज किया था, ताकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बताया उनके जॉइंट सपोर्ट का इसका. तो ये जो मैं जो अपना इस फैमिली में आने से पहले जो है, तो मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ जो है तो घुटनों की तकलीफ थी, मनकों के गैप की तकलीफ थी, बैठना नहीं आता था, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी
से और बड़ी भी कोई एसिडिटी होंगी तो वो एसिडिटी जो है तो मेरे को थी। तो ये फैमिली में जैसे ही मैं अपना चाय नाश्ता अपना न्यूट्रिशन लिया, तो ये धीरे धीरे करते जो है तो मेरे एसिडिटी जो है मेरे को ऐसी थी कि रात में खांसी आना, छाती में चमक निकलने से ऐसा लगता था कि अपने को अब हार्ट अटैक क्या आएगी। तो इस तरीके से रात में जब मैं खांसता था तो मेरा रूम जो है तो कम से कम 25-30 फीट जो है तो दूर था, और हॉल जो है तो हमारा 30 फीट दूर था। तो वहां से मैं रूम में से खांसता था तो अम्मी को खांसी की आवाज आती थी, तो उन्होंने सामने से उठ के जो तो मेरे रूम में आते थे, क्या कर रहा बोले, तो इसका क्या क्या हुआ बोले। ऐसा लगता था कि उनको मैं क्या कुछ होगा क्या आएगी मेरे को। तो इस तरीके से जो है तो एसिडिटी थी मेरे को। ये एसिडिटी जो तो मेरे को पिछले 4 साल से ज्यादा हो गई थी, और पिछले 2 साल में तो बहुत ही ज्यादा हो गई थी। और एसिडिटी जो तो मेरी जब चाय नाश्ता रिप्लेस किया उन्हें 7 दिन में एसिडिटी 100% खत्म हो गई। और आज तक एसिडिटी किसको बोलते हैं ये मेरे को मालूम नहीं है। मनको के गैप की जो तकलीफ थी, तो उससे जो तो मेरे को रात में सोना ही नहीं आता था। इधर करवट लो उधर करवट लो या फिर उठ के बैठ जाओ। घर में औरत भी परेशान हो गई थी, अम्मी भी परेशान हो गई थी, परेशान हो गए थे, हमारे भाई रोते थे मेरे वास्ते, देखो ऐसा क्या हो रहा है क्या नहीं, तू बता अच्छे से अच्छे। कि मेरे को आदत थी, मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास में कभी जाता ही नहीं था, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाता था। ठीक है, मेरे को पसंद ही नहीं था कि भाई रोड पे जाने से अपने 500 रुपये तो खर्चा होते, अपन और 500 1000 रुपये डाल के बड़े डॉक्टर के पास बता के उसके पास से ट्रीटमेंट लेंगे। पहले डेली बेसिस पे जो है तो मेरे पास में गोलियां जेब में रहते थे, मेडिसिन जो है तो मैं जेब में लेके फिरता था। सर्दी की एलर्जी भी थी मेरे को, सर्दी की एलर्जी। और मेरे को अगर नमाज पढ़ने का रहता था, नमाज पढ़ने से 1 घंटा पहले जो है तो मैं गोली खाता था, तो जब मेरे को नमाज पढ़ना आता था या तो नमाज के लिए घुटनों पे बैठना पड़ता था। तो ये जो है तो तकरीबन नहीं बोले तो 2017 से ये चीज चल रही थी मेरे साथ में। 2017 से तो 2024 नवंबर तक की समझो, जैसा मैं फैमिली में आने से पहले तो समझो बहुत 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 परेशानी गुजारा मैंने। नमाज पढ़ना नहीं आती थी, मैं रोता था अकेले बैठ के। मैं सोचता था अपन जीरज क्या है, जब अपन इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह की खुदा की इबादत नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी कोई काम की नहीं है। तो जैसे ही मैं ये चाय नाश्ता रिप्लेस किया, तो ऐसी ये घुटनों की जो तकलीफ थी 20 से 22 दिन में 100% खत्म हो गई। और रमजान में जो है तो मैं तरावी की जो नमाज रहती 37 रकात नमाज रहती, 33 रकात नमाज रहती, तो वो मैं इतने अच्छे से पढ़ा, मेरे को इतनी खुशी हुई। मैं सोचा अपनी लाइफ अब चेंज हो गया है इसको, अब तू बराबर जो है तो सही चीज में आया हुआ है। तो तरावी की नमाज जो तो मैं 4-5 साल से पढ़ता भी नहीं था, तो 2019-20 से जो है तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। जाता था सबके साथ में, 4 रकात नमाज पढ़े, आ गए जरा बैठे क्या, ऐसा पूरा बात आता था, मुंगे आते थे, भूख बढ़ जाती थी घुटनों में, तो थोड़ा ज़्यादा उठ के बैठे तो तकलीफ होती थी। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी थी मेरे को। ऐसी एलर्जी जो थी मेरे को, एलर्जी सर्दी की, जरा बारिश में अगर अपन भीगे तो 2-2 दिन तक छींका आना, नाक में से पानी जाना, आंख में से पानी बहना। और मेरे को लगा था कि सर्दी की एलर्जी है, खांसी है, वो है। उसके साथ में जो तो मैं सर्दी की एलर्जी का जो तो स्पेशल डॉक्टर है मोंडे नाके पे, उसके पास गया, उन्होंने चेक करा, बोले आयुष तुमको सर्दी बोले है, बोले मैं तुमको इसके साथ में दम्मे का भी जो है तो कुछ प्रॉब्लम है बोले। तो मैं इसके मेरे पास में डॉक्यूमेंट भी है, मैं वो या तो शेयर करूंगा आपको कभी। तो वो जो है मैं दम्मे के वास्ते भी गया, वहाँ चेक करा, तो वहाँ दम्मा मेरा शुरू हो चुका था। एक ही दिन में जो है तो वहाँ से हट के वहाँ गया मैं, तो दम्मे का भी जो तो मैं पम्प दिया था, उन्होंने पम्प यूज करा मैंने, 100% था उसमें से मैंने 20% यूज करा। तो 8-10 दिन 80% बाकी था वो। तो वो अभी तक 80% जैसा का वैसी है वो। कि जब वहां से आने के बाद मैंने ये फैमिली ज्वाइन किया, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारा चाय नाश्ता जो है, मैं सोचता हूँ कि ये चाय नाश्ता मेरी लाइफ में आया, अगर मेरी लाइफ में अगर चाय नाश्ता नहीं आता तो ये 6 महीने 6.5 महीने मेरी फैमिली हो गए, मैं जिंदा रहता था नहीं रहता था, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। मेरे को तो नहीं लगता था कि मैं जिंदा रहता था, ठीक है, मैंने अपने आप को सोच लिया था। और घर में वही बोलता था कि कभी भी मेरे को मौत आएंगी तो सिर्फ भटक से जा सकती, उसके अलावा मैं नहीं मर सकता। सब बोलते हैं ना कि भाई मौत आती है, मेरे को खुद घर में बोलते थे "तू ऐसी तकलीफ होती है कि हटक हटक आ जाएगा" बोलते थे। यस यस, हमारी बहुत बहना इतने अच्छा, रोते थे, बहुत 6 बहना है रिजल्ट है मेरे सर को आपका। अभी क्या ले रहे हैं आप, अभी क्या क्या चालू है? अभी सर मेरा जो है तो चाय नाश्ता मैं डेली बेसिस पे लेता हूँ। मेरे को 200 दिन कंप्लीटली हो गए मेरे क्लब में, 200 जी दिन में मेरी एक भी छुट्टी नहीं है, जी एक जी भी जी दिन जी। मैंने अपना न्यूट्रिशन जो है तो गैप नहीं किया, एक भी दिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं, एसएमएस प्रोग्राम भी मैंने फॉलो किया था, वैसे ये एसएमएस ऐसा प्रोग्राम ही में ज्वाइन कंटिन्यू भी किया। रखिए, आपका पूरा तो 100% रिजल्ट डेली मिल का चेक जाएगा। करता मैं और कुछ बढ़ाने का है रिजल्ट। क्या, वो आपको कोच को पूछ लीजिए। यस सर, यस यस, बहुत बढ़िया, यस बेस्ट विशेष, थैंक यू।
थैंक यू। यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं होता है, जब बताना स्टार्ट कर देते हैं तो हम रुकने का नाम नहीं लेते हैं। सबको यहाँ पर जो भी आता है 100 साल प्लस जीना है। यस, हम बात करेंगे प्रीति मैम से। गुड मॉर्निंग मैम, मैं बुल्ढाना से बिलोंग कर रही हूँ और इस वेरी गुड फैमिली में मॉर्निंग। आके मुझे इस फैमिली में आके मुझे 7-8 महीने हुए। तो मेरा सर से एक सवाल आहे की मी मराठीतच बोलते मॅडम। माझं म्हणजे 9-10 वर्षापूर्वी ब्रेनचं ऑपरेशन झालेलं आहे आणि ब्रेनचं ऑपरेशन झाल्यामुळे माझे हिप जॉईंट दोन्ही पण डॅमेज झाले। त्याच्यामुळे एका पायाचं तर ऑपरेशन केलेलं आहे हिप जॉईंटचं आणि दुसरे पायाचं सांगितलेलं आहे। सोबतच सूज सुद्धा होती पूर्ण शरीरावरती, पायावरती। पण जेव्हा मी आपला हा चहा नाश्ता आणि सरांनी इथे जे दाखवलेले सर्व ऍडिशनल टूल ते सुद्धा सर्व चालू केलेत आणि भरपूर मला रिलीफ मिळालेला आहे। म्हणजे जी सुजन होती 2-3 वर्षापासून शरीरावरती ती पण कमी झालेली आहे आणि ज्या पायाचं हिप जॉईंटचं ऑपरेशन सांगितलेलं होतं त्यालाही सुद्धा भरपूर आराम मिळालेला आहे। म्हणजे त्या त्रासामुळे मी चालू फिरू शकत नव्हती, चेअरवर पण बसू शकत नव्हती। म्हणजे भरपूर काही असे प्रॉब्लेम झाले होते त्या हिप जॉईंटच्यामुळे आणि जी सूज होती ती कमी झाली। पण आता अशात असं होऊन राहिलेलं आहे की मला सरांना प्रश्न आहे की जी सूज आहे ती अशी काही काही वेळा परत येऊन राहिलेली, तर त्याच्यासाठी काय करून की करता येईल? म्हणजे आणि त्या सुजनमुळे काय होते मला आणखीन परत मी तसं 22 किलो वेट लॉस केलेलं आहे, पण आणखीन मला 10-12 किलो करायचं राहिलेलं आहे। तर त्या सुजनमुळे मला असा वेट लॉस मध्ये अडथळा येऊन राहिलेला आहे। म्हणजे सुजन आली की माझं वेट तिथं वाढलेलं दाखवते। येस येस सगळ्यात महत्वाचं सुजन वाढण्याचं कारण म्हणजे थोडं प्रोटीन डेफिशियन्सी या हिमोग्लोबिनची कमतरता त्यामुळे सुद्धा और कॅल्शियम डेफिशियन्सी त्यामुळे सुद्धा सुजन थोडी राहू शकते। पण जे आपण चालू आहे ते अगदी योग्य चालू आहे। आपले मेंटॉर्स जे आहेत ते आपल्याला योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करत आहेत। त्याच्यावर एक सेल्युलोज टॅबलेट फक्त सुजन आहे तेव्हा घ्या सर्व आणि चालू सर, ऍडिशनल फ्यूल म्हणजे जवळपास टोटली सर्व घेते मी। कोणतंच नाही की असं मी घेत नाही। मल्टीविटॅमिन, सेल्युलर, जॉईंट सपोर्ट, ओमेगा 3 हर्बल लाईफलाईन सर्व म्हणजे नेटवर्क सुद्धा घेते सर। येस तर हे मला असं वाटतं की रिकवर होऊन जाईल। तुम्ही अगदी प्रॉपर पाथवर म्हणजे वेवर आहात, त्यामुळे हळूहळू हे सगळे प्रॉब्लेम दूर होतील। पण कधी कधी काय होतं की बाहेर पावसाळी वातावरण झालं, ढग आले, बाकीचे झालं तरी देखील शरीरावर परिणाम होतो, थोडंसं सूज आल्यासारखं वाटतं। तर हे थोडं सीझनल चेंजेस होऊ शकतात, पण त्यासाठी एवढा विचार आणि टेन्शन घ्यायची गरज नाही। पण हे जर प्रॉपर वे आपण चालू ठेवला तर 100% पूर्ण रिकवर होईल। वेगळं काही करण्याची गरज नाही, तुम्ही प्रॉपर वे आहात मी सांगेन। येस चालेल चालेल, येस ठीक आहे, थँक्यू। वेलकम। यस, अंजलि मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक सवाल है सर से। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी यस मैम। रिजल्ट तो बढ़िया है मैम, न्यूट्रिशन का मैं भी लेती हूँ 3 साल से। लेकिन अभी फिलहाल में मेरे हस्बैंड को है ना पेशाब नहीं होती है। ऐसा डॉक्टर का कहना है कि पूरी पेशाब हो नहीं रही है, थैली में बाकी रहती है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने तो ऑपरेशन बोला है, बट Yes. टैबलेट लेते हैं तो पूरा प्रॉपर होती है सर। और जब टैबलेट बंद हो जाती है, मतलब खत्म हो गई, तो फिर से वही प्रॉब्लम होता है। अब बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है पेशाब के लिए। उन्होंने एक ऑपरेशन बोला है। जी कैसा है कि उनकी उम्र कितनी है अभी? 50? नहीं, 38 सर। 38? इतने कम उम्र में? यस, तो उनको शायद प्रोस्टेट का त्रास है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वहां पे बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जिसे बोलते हैं, वो सूजन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि पूरा पेशाब होता नहीं और रुक जाता है। समझो एक बार जाके आने के बाद ऐसा लगता है कि फिर से आई है, फिर गए कि धीरे 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 बहुत देर तक वो बैठते हैं, फिर बाद में आने के बाद ऐसा लगता है कि ये और रही फिर जाओ, ये ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो प्रोस्टेट जो ग्रंथि रहती है उसमें थोड़ी सूजन आ जाती है। तो जो टैबलेट सेलुलोज है तो वो आप खाने के बाद नहीं, खाने से पहले आप लीजिए थोड़ा सा। और थोड़ा जो एक्सरसाइज भी करने के लिए उनको बोलिए कि जैसे बैठे स्थिति में जो एक्सरसाइज रहते हैं वो ज्यादा ज्यादा कीजिए। और उसमें बद्ध कोणासन जिसे बोलते हैं हम, बैठने के बाद आपको आपके मेंटर्स बोलेंगे बद्ध कोणासन क्या है, तो वो स्थिति में ज्यादा बैठने के बाद या उसी प्रकार के कुछ आसन कीजिए। और उसके साथ चाय नाश्ता और मॉर्निंग में जो आपका एलो प्लस ये भी रखिए। बाकी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद ये कम हो जाएगा मेरे ख्याल से। और उसके साथ एक टैबलेट चंद्रप्रभा वटी या टैबलेट भंगशील बोल के आती है आयुर्वेदिक में, वो 2-2 गोलियां खाने से पहले लीजिए आयुर्वेद मेडिसिन में। क्या होता है
कि डॉक्टर बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के वजह से जो वहाँ के जो हमारा जो पेशाब का मार्ग है वहां से दूरबीन डाल के वहाँ जो भी कुछ ग्रोथ बढ़ी हुई है प्रोस्टेट ग्रंथि की उसको वो निकाल के देते हैं, लेकिन फिर से होने की शक्यता भी ज्यादा रहती है। इसलिए अपने चाय नाश्ता एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दीजिए, और उसके साथ थोड़ा सा आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, लेकिन सेलुलोज खाने से पहले लीजिए, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से फायदा हो जाएगा। और बाकी अपना तो शुरू रखिए। यस। यस, थैंक यू सर। यस स्मिता मैम। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मॅडम. मॅडम मी बुलढाण्यावरून बोलते. स्मिता पाखरे मॅडम कोच आहेत माझ्या. मला या फॅमिलीमध्ये येऊन 1 महिना झाला मॅडम. आता 22 तारखेला 1 महिना होतो. मी चहा नाश्ता सुरू केलेला आहे. मला खूप हायपर ऍसिडिटी आहे मॅडम. म्हणजे इथे यायच्या आधी तर मी रात्री 3-3 वाजेपर्यंत झोपत सुद्धा नव्हती आणि कंटिन्यू मी टॅबलेट घ्यायची. आता फॅमिलीमध्ये आल्यानंतर मला सुरुवातीला 8-10 दिवस नाही झाला मॅडम काही त्रास. टॅबलेट पण नाही घेतली, आता पण नाही घेते. पण मॅडम आता ना मला परत त्रास वाटला. असे क्वचितच दिवस असतात की माझं पोट मला असं रिलॅक्स वाटते, असं थोडं नाही तर पोट पण साफ नव्हतं आणि पोट पूर्ण फुगल्यासारखं होते मॅडम छातीपर्यंत. खूप असं अनकम्फर्टेबल वाटते आणि आता इतक्यात ना असं वॉमिटिंग पण होतात आणि असं अपचन झाल्यासारखं. येस, खूप चांगला प्रश्न आहे. तर आपण ॲलो प्लस ॲलो कॉन्सन्ट्रेट आपल्या चाय बरोबर घ्या, न्यूट्रिशन प्रॉपर चालू ठेवा. रात्री झोपताना मी म्हणतो ना की ॲलो हर्बल लाईफलाईन आणि ब्रेन हेल्थ ही रात्री झोपताना आपण चालू ठेवा. जेवणानंतर मग तुम्हाला कॅल्शियम घ्यायचं असेल, मल्टीव्हिटॅमिन जर घेत असाल तरी घ्या, हरकत नाही. आणि एक्सरसाइज प्रॉपर ठेवा. आणि सकाळी 7-8 वाजता नाश्ता, दुपारी 12-1 वाजता जेवण, संध्याकाळचं जे काय असेल 6-7 वाजता हे बी टाइमवर घ्या तुम्ही. आणि त्याच्याबरोबर एक बार थायरॉइडचं सहज टेस्ट करून घ्या असं मला वाटतं. टेस्ट केली सर मी थायरॉइडची 2-3 वेळेस केली. थायरॉइड Yes. वगैरे नाही. जी. तर तुम्ही प्रॉपर आपल्या फोरमवर राहिलात आणि एक बार वेट लॉस मॅरेथॉन में भी पार्टिसिपेट करके देख लीजिए. सर केलेला आहे सर हा. मी पार्टिसिपेट. आणि त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त एज्युकेशन घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि हळूहळू तुम्ही तर राहिलात तर हे 100% आपलं रिकवर होऊन जाईल. फक्त ॲलो प्लस ॲलो कॉन्सन्ट्रेट वर तुम्ही लक्ष द्या. सकाळ संध्याकाळ अनुशापोटी थोडं मेडिटेशन आणि एक्सरसाइज यावर घ्या. 100% आपलं रिकवर होईल. पण ॲलोपॅथी मेडिसिन जास्त घेऊ नका, कारण त्याचा नाही वापर सर होत नाही. झोपच ऍज अ मी नाही डॉक्टर येत म्हणून सांगतो, झाल्यापासून. खूपच सिवियर ऍसिड झालं तर एखादी गोळी नावाला खायची असते. एलोपैथी की कौन सी भी गोली कंटिन्यू कभी भी नहीं रखना है. खाली जो भी समझो हार्ट के है, बीपी शुगर ये जो कुछ है वो चालू रखिए, और डॉक्टर के मार्गदर्शन के बाद ही वो कम कर सकते हैं आप. लेकिन जो एसिडिटी है, दर्द की है, ये सब चीजें आप ज्यादा मत लीजिए बस. और आप चाय नाश्ता सुबह का उसमें के साथ ये अपना, और फिर बाद में आप एक्टिवेटेड फाइबर भी उसमें ऐड कर सकती है न्यूट्रिशन में. और चाय में आप एलो कॉन्सेंट्रेट और अपना एलो प्लस भी ऐड कर सकते हैं खाली पेट. और बाकी ये तो इसमें से 100% आपका पेट भी साफ रहेगा और एसिडिटी भी आपकी भाग जाएगी इसमें. पेट साफ होता ही नहीं सर मेरा रोज. आप एक्टिवेटेड फाइबर लेते हैं? नहीं सर. हाँ, आप ऐड कीजिए, 100% हो जाएगा अभी. मल्टीविटामिन, सेलुलोस और वुमन चॉइस. नहीं, वो तो लीजिए, लेकिन आप हमकास जो रहता है एक्टिवेटेड फाइबर जो है वो अपने शेक में डाल के लीजिए. नहीं तो सेपरेट भी आप 1 चम्मच ले सकते हैं मॉर्निंग में. और रात को सोते समय आप त्रिफला टैबलेट भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है मेरे ख्याल से. ठीक है. 100% कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, थैंक यू सर. यस. यस अभी कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा. मोनिका मैम. यस. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. सर मेरा एक्चुअली मुझे डायबिटीज है और थायराइड भी है. और मुझे 1 मंथ के अप्रॉक्स हो गया ये चाय नाश्ता अपना लेते हुए. और क्योंकि मैंने वो 21 डेज की चैलेंज में पार्ट लिया तो मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज भी कर रही हूँ. बट मैंने सर उससे ऑब्जर्व किया कि मेरे ना घुटनों में पेन स्टार्ट हो गया है उसकी वजह से. तो एक तो ये है और एक तो ये क्वेश्चन है कि अब मैं क्या करूं उसके लिए. और सेकेंडली सर मैं जैसे ही अपने ये चाय नाश्ता लेती हूँ, जैसे शाम को भी शेक लेती हूँ, तो मुझे मतलब सोने के लिए लेट होता है. तो सर फिर से ना भूख लगाती है
और कई बार लंच के बाद में भी ऐसा होता है कि खाने के थोड़े टाइम बाद, क्योंकि बोलते हैं कि इमिडिएटली बाद में पानी नहीं पीना है, तो हाफ एन आवर थोड़ा लेट हो जाता है। तो सर बहुत मतलब फीलिंग सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हाँ खाना खाया है करके, और फिर से भूख लगनी चालू हो जाती है। तो सर उसके लिए क्या करूं, वो जानना था आपसे। यस, उसके लिए तो आप वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट कीजिए, और ज्यादा वहां पे जो भी वेट लॉस मैराथन में हमारे अलग अलग सेशंस होते हैं उसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए, उसका बार बार आप स्टडी कीजिए। वो हिसाब से आप फॉलो करते हैं तो आपके पूरे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होने में मदद हो जाती है। वहां पर ही आपको अच्छा आंखों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट, ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट, आंखों के ऊपर स्कैनर बैठ जाएगा, और जिसकी वजह से आपको क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से सब कुछ करना है, ये वेट लॉस मैराथन में प्रॉपर आप सीख जाएंगे। फिर भी आप लेते रहिए, जिसकी वजह से आपके हड्डी को और स्नायु को एक ताकत अच्छी तरह से आ जाएगी, जिसकी वजह से घुटनों में का दर्द भी कम हो जाएगा आपका। अभी 1 महीने से शुरू करने के बाद जो भी हमारे जो जॉइंट्स है या ऑर्गन्स है वो थोड़ा स्लिप मोड में गए थे, वो अभी जागरूक हो गए, उसकी वजह से ये दर्द रहता है। कोई भी अच्छी चीज से पहले थोड़ा शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? तो पहले वहां पे ज्यादा हमें जानी महसूस नहीं होती थी, लेकिन वहां पे अभी ताकत आने की वजह से वो दर्द करने लगा है। तो कौन सी भी चीज ठीक होने से पहले दर्द करने लगती है, वहां पे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होने लगती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो ये अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। धीरे धीरे ये भी सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, जिस तरह से आपको वहां की ताकत आने वाली है उसकी वजह से। यस, ओके सर, तो मैं एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखूं? कंटिन्यू रखिए, लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे बढ़ाइए। एकदम जो बाकी के लोग करते हैं वो हिसाब से नहीं कीजिए। आपको जितना होता है उतना धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1 महीने में आप सब लोगों के साथ एक्सरसाइज कीजिए, और फिर बाद में आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं, आगे आप जाएंगे वो हिसाब से। यस, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। यस, मैं भी यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। यहाँ पर जो भी हम हमारे लाइफ में चेंजेस लाते हैं, ये लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद आते हैं। जो भी डिफिशियंसी होती है खाने पीने के बारे में बताते हैं। कोई डिसीज, कोई बीमारी को यहाँ पर क्यूर करने का दावा नहीं किया जाता है। तो जस्ट यहाँ पर अपना लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है, उसकी वजह से हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं। ओके, चलिए कांता मैम। यस, अनम्यूट कीजिए मैम। अनम्यूट करा। एकदाच त्याच्यावरती टच करा। नहीं हो रहा है मैम। ब्लू बटन अब दिखता है आपको, अनम्यूट एक ही बार उसके ऊपर टच करना है मैम। शायद मैम को नहीं करने को आ रहा है अनम्यूट। ओके, यस, यहाँ पर और एक कांता मैम दिख रहे हैं, तो आपसे आपसे बात करेंगे। यस मैम, अनम्यूट कीजिएगा। यस, बात कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मॅम. बोलिए मैम। हा, मी हा चहा नाश्ता तरी 1 महिना 5 दिवस झाले मॅडम. तर माझं वेट लॉस नाही झालं, पण माझ्या या शरीरातल्या अवयवामध्ये जो काही मला त्रास होत होता, माझं शोल्डरचा त्रास होत होता, मला गुडघ्याचा त्रास होत होता, तो कमी झाला. आणि मॅडम माझं 2023 मध्ये अं, जून 23 मध्ये माझं याचं ऑपरेशन झालं. कशाच, हार्टचं इंजिओग्राफी झाली. नंतर डिसेंबर 2023 ला इंजिओप्लास्टिक झालं. तर त्या गोळ्या वगैरे सुरू आहे. पण ते आणखी डॉक्टरकडे चेकअप करता गेले होते उल्हासनगरला, तर त्यांनी आणखी ब्लॉकेज सांगितलं. तर माझे जे कोच आहे अरुण चव्हाण आणि स्मिता पाखरे यांनी मला सांगितलं का हा चहा नाश्ता तुम्ही चालू करा आणि तुम्हाला फरक जाणवेल. तर माझ्या बॉडीमध्ये जे पेन होत होतं मॅडम, ते मला फरक जाणवत आहे. माझं वेट नाही झालं तरी मला माझं आरोग्य चांगलं राहील
याचं मी विशेष म्हणजे जास्त काळजी घेत आहे. यस, बहुत बढ़िया मैम। हमारे बॉडी में बहुत सारे पंक्चर होते हैं, एक बार पंक्चर हम रिपेयर करेंगे ना तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। बहुत अच्छा रिलीफ लगने लगता है। यस, आपको भी सेम फीलिंग है, यही कहना चाहते थे या कुछ सवाल है मैम आपका भी? सवाल यस, डॉक्टर साहब से बोलना चाहती हूँ, तो वो ब्लॉकेज है वो हर दिन क्यों निकलता? ऑपरेशन हुआ और एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टिक हुई, क्या कारण है इसका? यस, जो शरीर में अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जो वेस्ट हाँ, लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल है। हाँ, तो उसकी वजह से ये होता है। तो आप यहाँ पे चाय नाश्ता और बाकी ये सब करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। आप प्रॉपर वे से जा रही है, कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे कम हो जाएगा पूरा। यस मैम। हाँ सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए लास्ट रिजल्ट अभी यहाँ पर अर्चना मैम से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मॅडम। एक फॅमिली मेंबर आहे, त्यांना म्हणजे रक्त चढवल्यानंतर पण ते रक्त अंगामध्ये हे होत नाही मॅडम, म्हणजे रक्ताची पातळी वाढत नाही अंगामध्ये, त्यांच्यासाठी काय द्यायचं म्हणजे आपण? यस, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की रक्त कशामुळे कमी होतं, ये खून क्यों कम हो रहा है, उसका डायग्नोसिस होना इंपॉर्टेंट रहता है। उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या कहाँ एसिडिटी से लेके बोन मैरो तक, जहाँ पे खून के जो पेशी रहते हैं वो तैयार होते हैं, वहां तक कहाँ डिफेक्ट है वो भी जरा के बाद देखना पड़ेगा। लेकिन हम रेगुलर एक्सरसाइज, आइडियल दिनचर्या और उसके साथ जो भी अपना सकल संतुलित पोषक आहार, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सभी जो टी और ब्रेकफास्ट जो हम चालू रखते हैं वो कंटिन्यू रखिए। और उसके साथ जो भी अपने फैमिली डॉक्टर है उनके साथ थोड़ा कंसल्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। अगर उसका वजन थोड़ा ज्यादा है, बाकी ये कुछ है, तो भी एक बार वेट लॉस मैराथन में उसको बिठाइए, तो उतना वजन भी जास्त नाही सर, 70 वर्षाचे आहेत ते. 70 वर्ष। यस, तर हो ते हो. वयोमानानुसार त्यांना काय आहे हे सुद्धा पाहावं लागेल। बोन मॅरो डिफेक्ट देखील असू शकतो, ब्लड कॅन्सर पर्यंतचा विचार करावा लागतो एवढं वय आहे म्हटल्यानंतर। त्यामुळे एकदा डॉक्टरशी कन्सल्ट नक्की करून घ्या, पण त्याच्याबरोबर आपला जो सकल संतुलित पोषक आहार तो चालू ठेवा। येस मॅम। हो हो. आणि संधिवातासाठी सर संधिवात, दुसऱ्या म्हणजे आपली फॅमिली मेंबर दुसरे आहेत, संधिवात आहे त्यांना. यस, जो आपला चाय नाश्ता चालू ठेवा और त्याच्याबरोबर तुम्ही आपलं कॅल्शियम, जॉईंट सपोर्ट वगैरे बाकी घ्या, हर्बा लाईफलाईन त्यामध्ये घेऊ शकता आणि नाईट वर्क सुद्धा आपण त्यामध्ये ऍड करू शकता। ओके मॅम, आणि आपल्या थँक्यू. मेंटॉसला एकदा विचारून घ्या। येस, हो थँक्यू। येस, थँक्यू व्हेरी मच। खरंच अंगाला शहारे आणण्यासारख्या बिमाऱ्या आहेत आपल्या अवतीभोवती, अपने आजू बाजू में। सही में इतने सारे डिसीज है और डाउट्स भी बहुत सारे होते हैं, पता नहीं, सुनने के बाद यहाँ पर पता चल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इस फैमिली में हम आए हैं, परफेक्ट जगह पर हम आए हैं और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे हमें रिजल्ट भी मिल रहे हैं। थैंक यू कहना चाहूंगी यहाँ पर आनंद सर को। इतने पेशेंसफुली यहाँ पर बैठकर अपना इतना सारा समय उन्होंने दिया है, सारे के सारे लोगों का यहाँ पर सॉल्यूशन उन्होंने बताया है विथ पेशेंस। थैंक यू वेरी मच, बिग थैंक यू सर। थैंक यू बोलना बिल्कुल नहीं है, आलो नहीं है हमारे फैमिली में, बट मैं कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे भी इससे बहुत कुछ मिला है, मेरे भी डाउट जो थे क्लियर हुए हैं। तो डेफिनेटली एक और है सर यहाँ पर हैंड वेव कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, तो जनार्दन सर बात कीजिए सर, कोई बात नहीं, चलिए। नमस्कार सर। हा, माझ्या पोटामध्ये बेंबीच्या डाव्या बाजूला सूजन आती है और वह दर्द होता है और मोशन साफ नहीं होती। यस, तो उसमें आप, मैं बोला ना कि एलो प्लस, एलो कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं चाय नाश्ते के साथ, और उसके साथ एक्टिवेटेड फाइबर भी आप ऐड कीजिए। और वो जो सूजन है वो हर्निया है क्या, एक बार देख लीजिए, अम्बिलिकल हर्निया जिसे बोलते हैं उम्र के नहीं हिसाब सर, से। ये चेक किया है, हर्निया नहीं है। जी, तो टेंशन मत लीजिए, फिर अपना चाय नाश्ता और थोड़ा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज भी कीजिए और एक्टिवेटेड फाइबर और अपने एलो प्लस और एलो कॉन्सेंट्रेट उसमें ऐड कीजिए, हो जाएगा। यस, यस, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर किसी का दिल दुखाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट हैंड पे हैंड रेज हो रहे हैं। प्लीज हम फिर नेक्स्ट थर्सडे के दिन बात करेंगे और एक डॉक्टर आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो सभी लोगों को यहाँ पर पेशेंसफुली
डाउट पूछने के लिए और उसका जवाब सुनने के लिए यहाँ पर आपने समय दिया, और सबसे ज्यादा सर ने। तो अगर किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो हैंड रेज कर सकते हो, हैंड वेव कर सकते हो, चैट बॉक्स में बता सकते हो, तो हम सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ज्यादा समय ले लिया है सभी का ऑलरेडी। यस, सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर आनंद सर का हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। थैंक यू सर। यस, चलिए किसी के